शी फैन के हमशक्ल से अचानक निकली शक्ति के विस्फोट ने उन खिलाड़ियों को चौंका दिया जो पहले उदासीन व्यवहार कर रहे थे। डोपेलगैंगर के थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन से गरज और लपटों का एक विशाल सागर फूट पड़ा। वहां मौजूद खिलाड़ियों को एक ऐसी दमनकारी अनुभूति महसूस हुई जो शैडो लेपर्ड किंग से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जहां तक उन लोगों की बात है जो डोपेलगैंगर के थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन के सीधे टकराव में थे। नहीं, आग और बिजली की गड़गड़ाहट को देखते ही कुछ खिलाड़ी डर के मारे चिल्ला उठे। वे सब तुरंत पीछे मुड़े और भाग गए। हालांकि थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन का प्रभावी दायरा 5 गज था। इसके अलावा ये कौशल खिलाड़ियों पर बेहद तेजी से हावी हो जाता था और उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। वे केवल असहाय होकर देखते रह जाते थे क्योंकि कौशल की शक्ति उन्हें भस्म कर देती थी। जिन खिलाड़ियों के पास जीवन रक्षक कौशल थे, उन्होंने तुरंत उन्हें सक्रिय कर दिया। हत्यारों ने पवन चरणों का प्रयोग किया, तलवारबाजों ने बचाव का और बरसेरकरों ने अवरोध का। जहां तक उन खिलाड़ियों की बात है जिनके जीवन रक्षक कौशल निष्क्रिय अवस्था में थे, वे सभी बिजली और आग की चपेट में आ गए। जीवन रक्षक कौशल के अभाव में पहले से ही कम एचपी वाले लोग तुरंत मर गए। अंत में मार्शल यूनियन के 4 सदस्य डोपेलगैंगर के थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन से मारे गए, जबकि शेष बचे लोगों ने राहत की सांस ली। हम्फ, बदमाश, अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है, इसलिए अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। 9वें स्तर के बरसेकर 5 रैट्स ने शी फैन के हमशक्ल को घूरते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। उसने अचानक अपनी विशाल तलवार लहराए और हमशक्ल पर क्लीव मंत्र का प्रयोग किया। अन्य बचे हुए लोगों ने भी अपनी विस्फोटक रूप से शक्तिशाली क्षमताओं का उपयोग करते हुए शी फैन के हमशक्ल पर हमले शुरू कर दिए। शी फैन के हमशक्ल के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। हमशक्ल ने किसी भी हमले से बचाव करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अर्थ स्प्लिटर का इस्तेमाल करते हुए मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों की ओर अपनी तलवार से वार किया। शी फैन की हास्यास्पद हरकतों को देखकर मार्शल यूनियन के सभी खिलाड़ी स्तब्ध रह गए। क्या वह चाहता था कि वे भी उसके साथ ही मर जाएं? अर्थ स्प्लिटर की शक्ति अत्यंत प्रबल थी और आक्रमणकारी खिलाड़ी पूरी तरह से अचंभित रह गए। पलक झपकते ही 2 कम एचपी वाले खिलाड़ी डोपेलगैंगर की तलवार से मारे गए, जबकि 3 खिलाड़ियों का एचपी घटकर गंभीर स्तर पर पहुंच गया। केवल आयरनस्वॉर्ड लान और 5 रैट्स के पास ही आधे से अधिक एचपी बचा था। हालांकि शी फैन का हमशक्ल भी सभी के कौशल से बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसकी एचपी लगातार घटती गई। देखते ही देखते उसकी एचपी लगभग 0 के करीब पहुंच गई। तुम सचमुच पागल हो। खैर, तुम्हारा सामान मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। शी फैन के गहरे काले रंग के साजो सामान को देखकर 5 रैट्स की आंखों में लालच झलक उठा। इस रहस्यमय तलवारबाज ने उन पर हमला करने की पहल की थी और उनके काफी सैनिकों को मार गिराया था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक रेड प्लेयर बन गया था, और वो भी बहुत बड़ा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो हो सकता है कि वह अपने सारे साजो सामान गिरा दे। इसके अलावा तलवारबाज और बरसेरकर दोनों ही प्लेट आर्मर पहनते थे। साथ ही खेल के इस चरण में बहुत कम साजो सामान पर क्लास की सीमाएं होती थीं। इसलिए यह संभव था कि 5 रैट्स गिरे हुए कुछ साजो सामान का इस्तेमाल कर सके। आयरनस्वॉर्ड लान ने भी राहत की सांस ली। उसके सामने खड़ा रहस्यमय तलवारबाज बहुत शक्तिशाली था। अगर इतने सारे खिलाड़ी उस रहस्यमय तलवारबाज के चारों ओर न होते तो आयरनस्वॉर्ड लान बहुत जल्दी मारा जाता। हालांकि अज्ञात कारणों से जब आयरनस्वॉर्ड लान ने उस रहस्यमय तलवारबाज से मुकाबला किया तो उसे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। फिर भी वह इसका कारण समझ नहीं पा रहा था। इसी क्षण शी फैन के हमशक्ल ने 5 रैट्स की ओर एक हल्की सी मुस्कान भेजी। बदलना। जिस क्षण डोपेलगैंगर गायब होने वाला था, उसी क्षण शी फैन के असली शरीर ने डोपेलगैंगर के साथ स्थान बदल लिया। हालांकि इस तथ्य का पता लगाने में कोई सफल नहीं हुआ। शी फैन के हाथों में मौजूद एबिसल ब्लेड और सिल्वर लेक एक तूफान में बदल गए, जिसने बचे हुए सभी हाथापाई करने वाले खिलाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। अपनी सतर्कता कम करने वाले खिलाड़ियों की ओर पल भर में तलवारों की 16 छवियां झपट पड़ीं। 5 रैट्स अपनी तेजी से घटती हुई एचपी को देखकर अचंभित रह गया। उसका दिल सदमे और उलझन से भर गया। क्या उसके सामने खड़ा रहस्यमय तलवारबाज मरा हुआ नहीं होना चाहिए था? तो फिर वो रहस्यमय तलवारबाज उस पर हमला करने में सक्षम क्यों था? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा उस रहस्यमय तलवारबाज की गति इतनी तेज थी कि 5 रैट्स भी प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं था। 2 तलवारें, 16 तलवारों की तस्वीरें। आखिर यह किस तरह की गति थी? हालांकि 5 रैट्स के लिए सबसे चौंकाने वाली बात उस रहस्यमय तलवारबाज का नुकसान था।
मौजूद खिलाड़ियों में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने और बचाव करने की क्षमता रखने वाले 5 रैट्स को भी हर तलवार के वार से -300 से अधिक अंकों का नुकसान हुआ था, और सबसे अधिक नुकसान -500 से भी अधिक था। 5 रैट्स का एचपी केवल 840 अंक था, और पूरे एचपी होने पर भी वह तुरंत मारा जा सकता था। तुम ये फैंग हो। मरते हुए आयरनस्वॉर्ड लान ने ये फैंग को घूर कर देखा। उसकी दोनों आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं। उसकी आंखों में सदमा और अनिच्छा दोनों झलक रही थीं। उसने सच में नहीं सोचा था कि ये फैंग उसे फिर से मार डालेगा। उसे ये संदेह इसलिए हुआ क्योंकि वह रहस्यमय तलवारबाज ये फैंग ही था, क्योंकि वह इस चाल से बेहद परिचित था। इस तरह के हमले में उसकी 2 बार मौत हो चुकी थी, और चाहकर भी वह इसे भूल नहीं पाएगा। शुरुआत में वह रेड लीफ टाउन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता था और एक तृतीय श्रेणी के गिल्ड के प्रभाव के बराबर पहुंच सकता था, लेकिन अंत में ये फैंग ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उसने ब्लैकविंड सिटी का अपना सबसे कीमती पास भी खो दिया। ये फैंग और उसके साथियों पर इनाम घोषित करने के बाद ये फैंग ने बदले में उस पर इनाम घोषित कर दिया, जिससे वह पूरे व्हाइट रिवर सिटी में हंसी का पात्र बन गया। शुरू में उसे लगा था कि वह ये फैंग को करारी हार देकर भारी इनाम हासिल कर लेगा, लेकिन अंत में उसके अधिकांश गिल्ड सदस्य बुरी तरह हार गए और गिल्ड छोड़कर चले गए। रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन के सदस्यों की संख्या, जो पहले 100 से अधिक थी, घटकर 10 से भी कम रह गई। इसके बाद मार्शल यूनियन रेड लीफ टाउन के खिलाड़ियों के बीच हंसी का पात्र बन गई। अब उन्होंने ये फैंग को घेरने की तैयारी कर ली थी, लेकिन परिणाम फिर भी वैसा ही निकला जैसा होना चाहिए था। आयरनस्वॉर्ड लान ने बार बार ये फैंग से निपटने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। आयरनस्वॉर्ड लान को तो ये भी लगने लगा था कि ये फैंग ही उसकी जिंदगी का अभिशाप है, वरना वह अपनी लगातार असफलताओं का कारण कैसे समझा पाता। अब जब ये फैंग ने उसे तीसरी बार मार डाला था, तो आयरनस्वॉर्ड लान का आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। पहली बार उसने ये बहाना बनाया कि ये फैंग ने उस पर घात लगाकर हमला किया और वह सिर्फ 2 ही वार में मारा गया। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? संशोधन 2 घंटे तक विलंब, सोने से पहले बस ये करो। आपका वजन कम हो गया था, फिर वह वापस क्यों बढ़ जाता है? दूसरी बार उसने ये फैंग की ताकत की पूरी समझ न होने का बहाना बनाया और एक ही वार में पल भर में मारा गया। अब ये तीसरी बार था। इस बार ये फैंग ने किसी भी कौशल का प्रयोग नहीं किया, फिर भी आयरनस्वॉर्ड लान महज 2 हमलों में ही तुरंत मारा गया। आयरनस्वॉर्ड लान के मन में गहरा भय बैठ गया था। ये फैंग से हर बार मिलने पर उसे लगता था कि उसके और ये फैंग के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब तक तो उसके पास ये फैंग का सामना करने की योग्यता भी नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में एब्सोल्यूट हेवन ने उसे कई बार मार डाला था। हालांकि वह बदला लेने की पुरजोर कोशिश करता, लेकिन अंत में वह समझौता करना ही चुनता। चाहे वह परम स्वर्ग हो या ये फैंग, दोनों ही ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें वह अब और उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों ने आयरनस्वॉर्ड लान के अंतिम शब्द सुने, तो उनमें से हर एक बेहद स्तब्ध रह गया। पलक झपकते ही 5 खिलाड़ियों को मार गिराने की क्षमता, जिनमें आयरनस्वॉर्ड लान और 5 रैट्स जैसे शाखा नेता भी शामिल थे। ये ताकत वाकई बेहद डरावनी थी। तो वह ये फैंग है। अनस्टेबल डेवास्टेशन की ये फैंग से पहली मुलाकात थी। हालांकि उसने ये फैंग की जानकारी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन जो परिणाम मिले उनसे पता चला कि वह जानकारी अज्ञात है, जिससे उसे थोड़ा झटका लगा। ये फैंग के एचपी बार के अलावा अनस्टेबल डेवास्टेशन को और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये फैंग द्वारा पहने गए गहरे काले रंग के उपकरण निस्संदेह एक उपकरण सेट थे। साथ ही ये फैंग द्वारा पहने गए हुड वाले केप के कारण अनस्टेबल डेवास्टेशन को उसकी स्पष्ट छवि नहीं मिल पाई। ये फैंग ने एक हाथ में अज्ञात गुणवत्ता की तलवार और दूसरे हाथ में हल्की नीली चमक वाली एक कीमती तलवार पकड़ी हुई थी। कीमती तलवार कम से कम गुप्त चांदी श्रेणी की थी। इससे पहले की लड़ाई में ये फैंग के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैंग आयरनस्वॉर्ड लान द्वारा बताए गए अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर ये फैंग अभी इतना शक्तिशाली है, तो भविष्य में वह निश्चित रूप से अजेय हो जाएगा। अगर अनस्टेबल डेवास्टेशन पहले ये फैंग से मिलता, तो वह किसी भी हालत में उसे उकसाता नहीं। लेकिन ये फैंग का मार्शल यूनियन से पहले से ही गहरा बैर था, इसलिए अनस्टेबल डेवास्टेशन अब उसके साथ नरमी नहीं बरतेगा। ये फैंग के अथाह ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले उसे इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। जब बाकी सब लोग शी फैंग की जानकारी पर ध्यान दे रहे थे, तब शी फैंग भी निष्क्रिय नहीं बैठा। वह नीचे झुका और जमीन पर गिरे 5 उपकरण उठाकर अपने थैले में रख लिए।
वह इन उपकरणों को अच्छी खासी रकम में बेच सकेगा। ये फैंग को 5 स्तर से ऊपर के 5 उपकरण ले जाते देख अनस्टेबल डेवास्टेशन गुस्से से कांप उठा। ये सारे उपकरण उनके मार्शल यूनियन के थे, फिर भी ये फैंग ने उनकी आंखों के सामने इन्हें ले जाने की हिम्मत की। शी फैंग ने उसे जरा भी महत्व नहीं दिया। शुरू में तो मुझे चिंता थी कि तुम असाधारण रूप से शांत स्वभाव के हो और चाहे कुछ भी हो जाए आओगे नहीं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने सीधे सादे मूर्ख होगे। अब जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुमसे भी निपट लेता हूं। अनस्टेबल डेवास्टेशन ने अपनी आंखें सिकुड़ी, जिनमें से एक ठंडी चमक निकल रही थी। उसने शिफैन को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शील्ड वॉरियर्स, गार्जियन नाइट्स और हीलर्स को छोड़कर बाकी सब, मेरे लिए इसे निपटा दो। अनस्टेबल डेवास्टेशन को समझ नहीं आ रहा था कि ये फैंगेल वैली में बिना किसी की नज़र में आए कैसे घुस गया। यहां तक कि जब वे शैडो लेपर्ड किंग से लड़ रहे थे तब भी ये फैंग ने उन्हें देख लिया था, लेकिन ये फैंग का इस जगह पर आना मौत को दावत देना जैसा था। अनस्टेबल डेवास्टेशन ने ये फैंग पर अपना धनुष तान दिया और उसके महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधा। हुश हुश हुश। अनस्टेबल डेवास्टेशन के धनुष से लगातार 3 तीर निकले। इस समय शैडो लेपर्ड किंग का उन्माद काल समाप्त हो चुका था और उसकी बची हुई शक्ति 30% से भी कम थी। राजा द्वारा पहले बुलाए गए 2 एलिट शैडो लेपर्ड भी अब मर चुके थे, इसलिए शैडो लेपर्ड किंग की मृत्यु भी कुछ ही समय में हो जानी थी। अनस्टेबल डेवास्टेशन को ये फैंग के दखल से जरा भी डर नहीं था। इसी क्षण बाकी सभी खिलाड़ियों ने शी फैंग पर हमले शुरू कर दिए। फायरबॉल, फ्रॉस्ट एरो, डार्क एरो, चार्ज और कई अन्य आक्रमणकारी और अवरोधक कौशल। शे फैंग मुस्कुराते हुए अपने ऊपर हमला कर रहे सभी लोगों को देख रहा था, लेकिन एक कदम भी नहीं हिला। फिर उसने साइलेंट स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए चुपके से मार्शल यूनियन के चिकित्सकों के पीछे प्रकट होकर सभी के हमलों से तेजी से बच निकला। शे फैंग की साइलेंट स्टेप्स उसे 40 गज की दूरी के भीतर किसी लक्ष्य के पीछे जाने की अनुमति देती थी। हालांकि यह एलिमेंटलिस्ट की ब्लिंक जितनी सुविधाजनक नहीं थी और इसका कूलडाउन भी अधिक था, लेकिन इसकी रेंज ब्लिंक से कहीं अधिक थी। इसके अलावा इस कौशल को सक्रिय करने के लिए किसी भी प्रकार के इशारे की आवश्यकता नहीं थी। इस कौशल को बिना बोले ही सक्रिय किया जा सकता था, जिससे इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता था। नहीं, दौड़ना। अनस्टेबल डेवास्टेशन ने अपने आसपास का जायजा लेते ही अचानक चिल्लाकर कहा, और अचानक उसने देखा कि शी फैंग उनके चिकित्सकों के पीछे खड़ा है। हालांकि उपचारकों ने अनस्टेबल डेवास्टेशन की चीखें सुनी, फिर भी उन्होंने उसकी ओर मुड़कर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अनस्टेबल डेवास्टेशन क्या कहना चाह रहा है। उन्हें भागने की क्या जरूरत थी? बहुत देर हो गई। स्वाभाविक रूप से शी फैंग उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता था। समय बचाने के लिए उसने किसी कौशल का प्रयोग भी नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत 12 तलवारों की आकृतियां बनाई और चारों निहत्थे वैद्यों को पल भर में मार डाला। ये फैंग। अनस्टेबल डेवास्टेशन ने शि फैंग को घूरते हुए दोनों आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलती हुई देखी। वह दहाड़ा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अनस्टेबल डेवास्टेशन अब सचमुच गुस्से में थी। उनके सभी हीलर मारे जा चुके थे और शैडो लेपर्ड किंग से निपटने के लिए उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां तक कि उनकी पूरी टीम के मारे जाने की भी संभावना थी और इसका मुख्य दोषी ये फैंग था। पलक झपकते ही अनस्टेबल डेवास्टेशन ने अपने थैले से 5 काले तीर निकाले। उसने निशाना साधा और एक के बाद एक सभी तीर शी फैंग पर चला दिए। घातक गोली। 5 तीर लगभग पलक झपकते ही शी फैंग के महत्वपूर्ण अंगों को भेद गए। उन्होंने शी फैंग का रास्ता रोक दिया। तुम लोग मजे करो, मैं पहले चलता हूं। सभी वैद्यों को मारने के बाद शी फैंग ने अपनी ओर आते तीरों को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह अब और रुकना नहीं चाहता था। अगर वह दूसरे वर्गों की सीमित शक्तियों के जाल में फंस जाता तो उसका अंत दुखद होता। उसके लिए अभी चले जाना और बाघों को आपस में लड़ते देखना बेहतर होता। इसलिए शी फैंग ने विंडवॉक को सक्रिय किया और जंगल की ओर गायब होते हुए अपनी परछाई पीछे छोड़ दी। अंत में 5 तीर केवल शी फैंग द्वारा छोड़ी गई छवि को ही भेद पाए। मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों ने शी फैंग का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति उनके लिए बहुत तेज थी। जंगल में प्रवेश करने के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। घिनौना। शी फैंग को भागते देख अनस्टेबल डेवास्टेशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी मुठ्ठियां कस गईं। बॉस अनस्टेबल, क्या हम अभी भी पीछा कर रहे हैं? एक हत्यारे ने सावधानीपूर्वक पूछा। अनस्टेबल डेवास्टेशन ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अपने सभी उपचारकों की मृत्यु के बाद यदि वे शैडो लेपर्ड किंग से लड़ते हुए शी फैंग की खोज भी करते तो उनके लिए केवल एक ही परिणाम होता,
पूरी टीम का सफाया। इससे शी फैंग को भी फायदा मिल जाता। शी फैंग की युद्ध क्षमता ही अनस्टेबल डेवस्टेशन के लिए सिरदर्द बन गई थी। अगर वह शी फैंग का पीछा करने के लिए सिर्फ एक टुकड़ी भेजता तो यह उनके लिए थाली में परोसे जाने जैसा होता। पूरी टीम के बिना उनके पास शी फैंग से निपटने का कोई तरीका नहीं होता। इसके अलावा अगर शी फैंग अपनी असाधारण गति का इस्तेमाल करके भाग निकलने की लड़ाई में उलझ जाता तो एक टुकड़ी उससे निपटने के लिए काफी नहीं होती। अगर वे शी फैंग का पीछा करने के लिए जंगल में घुस जाते तो वह उन्हें एक एक करके मार गिराता, जबकि वे पूरी तरह से असहाय होते। सब लोग पीछे हट जाओ। शैडो लेपर्ड किंग से अब और पंगा मत लो और ये फैंग के घात लगाकर किए जाने वाले हमले के लिए तैयार हो जाओ। बाकी टीमों को सूचित करो और उन्हें तुरंत यहां इकट्ठा होने के लिए कहो। अगर उसे लगता है कि वह मेरा फायदा उठा सकता है तो उसे फिर से सोचना चाहिए। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने शांत स्वर में कहा। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए अपने उत्तेजित मन को शांत किया। शैडो लेपर्ड किंग की अभी भी 20% शक्ति बची थी और उसे मारने के लिए उन्हें बहुत सारी जानें गंवानी पड़ती। हालांकि शैडो लेपर्ड किंग को मारना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अनस्टेबल डेवस्टेशन को पूरा भरोसा था कि शी फैंग घायल सैनिकों का फायदा उठाने के लिए वापस नहीं आएगा। इस तरह वह न केवल उनसे छुटकारा पा सकता था बल्कि शैडो लेपर्ड किंग से लूट का माल भी हासिल कर सकता था। एक तीर से दो निशाने, भला ऐसा बढ़िया सौदा कौन नहीं चाहेगा। इस बिंदु तक सोचने के बाद अनस्टेबल डेवस्टेशन ने शैडो लेपर्ड किंग से लड़ने की उम्मीद छोड़ देने का फैसला किया। शी फैंग को फायदा उठाने देने के बजाय वह हार मान लेना बेहतर समझता। इस तरह किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं होता। फिलहाल शैडो लेपर्ड किंग की 20% शक्ति बची हुई थी। अगर शी फैंग उसे मारना भी चाहता तो यह नामुमकिन था। अगर वह कोशिश करता तो उन्हें फायदा हो सकता था। न सिर्फ उन्हें ये फैंग को मारने का मौका मिलता बल्कि ये फैंग शैडो लेपर्ड किंग की शक्ति को और भी कम कर देता। अगर शी फैंग का इरादा शैडो लेपर्ड किंग से निपटने का नहीं था तो भी ठीक था। जब तक उनकी अन्य सेनाएं नहीं आ जाती, शैडो लेपर्ड किंग मार्शल यूनियन का ही हिस्सा रहेगा। उस समय शी फैंग केवल किनारे से ये सब देख सकता था। अनस्टेबल डेवस्टेशन के आदेश के साथ मार्शल यूनियन के सदस्य केवल असहाय होकर पीछे हट सकते थे, जिससे शैडो लेपर्ड किंग को मारने का एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। हालांकि मार्शल यूनियन के खिलाड़ी ठीक से पीछे हट भी नहीं पाए थे कि शैडो लेपर्ड किंग ने अचानक एक भयंकर दहाड़ लगाए। उसने 2 एलीट शैडो लेपर्ड्स को एक बार फिर से उनका पीछा करने के लिए बुलाया। मार्शल यूनियन के खिलाड़ी जब पीछे हटे और शैडो लेपर्ड्स ने उनका पीछा किया तो उन्हें एक अजीब बात पता चली। शैडो लेपर्ड किंग ने पीछा छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने कई अन्य खिलाड़ियों को मार डाला था और यहां तक कि एक शील्ड वॉरियर की लगभग सारी एचपी भी खत्म कर दी थी। बॉस अनस्टेबल, शैडो लेपर्ड किंग हमसे तेज है और हमारा पीछा कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो वो हमें जल्द ही खत्म कर देगा। अब हम क्या करें? अनस्टेबल डेवस्टेशन के बगल में खड़े एक एलिमेंटलिस्ट ने चिंता से पूछा। मैं देख सकता हूं, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, अनस्टेबल डेवस्टेशन ने गुस्से में कहा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। शैडो लेपर्ड किंग के लगातार पीछा करने से अनस्टेबल डेवस्टेशन को असहनीय सिरदर्द हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो वह शैडो लेपर्ड किंग को ही मार डालता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शैडो लेपर्ड किंग इतना बदला लेगा और हार मानने को तैयार नहीं होगा। अब चाहकर भी भागना उनके लिए नामुमकिन था। इसके अलावा लड़ाई से ज्यादा लोग पीछा करने में ही मारे जा रहे थे। अन्य टीमों को जल्दी आने के लिए सूचित करो। हम शैडो लेपर्ड किंग को तब तक रोके रखेंगे जब तक हम बैठक स्थल की ओर नहीं बढ़ जाते और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से सावधान रहें। स्थिति को लेकर असहाय अनस्टेबल डेवस्टेशन के पास इस योजना के अलावा और कोई विकल्प नहीं सूझा। इसी बीच जंगल में छिपे हुए शी फैंग ने इस दृश्य को पूरी स्पष्टता से देखा। हालांकि अनस्टेबल डेवस्टेशन का निर्णय बुद्धिमानी भरा था, फिर भी वह शी फैंग को मात नहीं दे सका। शी फैंग को बहुत पहले से ही पता था कि शैडो लेपर्ड किंग मार्शल यूनियन का लगातार पीछा करेगा, अन्यथा वो वहां से जाने का विकल्प नहीं चुनता। वह बस कार्रवाई करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ईश्वर के क्षेत्र के विकास के बाद राक्षसों की गतिविधियों का दायरा भी काफी बढ़ गया था। शैडो लेपर्ड किंग जैसे सरदार श्रेणी के राक्षसों के लिए उनकी गतिविधियों का दायरा गेल घाटी के लगभग आधे हिस्से तक फैला हो सकता है। जब तक मार्शल यूनियन के सभी सदस्य गेल घाटी छोड़कर नहीं चले जाते या गेल घाटी के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेते, शैडो लेपर्ड किंग उन्हें भागने नहीं देगा।
जैसे जैसे समय बीतता गया, शैडो लेपर्ड किंग द्वारा मारे गए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि अब उसके पास केवल 10% ही एचपी बची थी। इस बीच मार्शल यूनियन की पिछली 50 सदस्यीय टीम में केवल 16 खिलाड़ी ही बचे थे। यह मानना ही पड़ेगा कि उन्हें जो नुकसान हुआ वह अतुलनीय रूप से दुखद था। क्या वे अभी तक नहीं आए हैं? अनस्टेबल डेवस्टेशन ने शैडो लेपर्ड किंग पर हमला करते हुए आसपास की हलचल पर पूरा ध्यान दिया। उसके मन में शी-फैंग के घात लगाकर हमला करने की आशंका से डर बैठ गया था। अब जब शैडो लेपर्ड किंग की एचपी 10% से भी कम रह गई थी, तो शी-फैंग के लिए घात लगाकर हमला करने का ये बिल्कुल सही मौका था। इसीलिए अनस्टेबल डेवस्टेशन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। बॉस अनस्टेबल, उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हैं। 10 मिनट? क्यों ना आप उन्हें मरने के लिए कह दें? अनस्टेबल डेवस्टेशन ने शाप दिया। यह एक निर्णायक क्षण था। उनके सामने खड़ा शैडो लेपर्ड किंग मरने ही वाला था, और शी-फैंग किसी भी क्षण प्रकट हो सकता था। अगर वे 10 मिनट और इंतजार करते, तो शैडो लेपर्ड किंग की मृत्यु हो चुकी होती। उन्हें और खिलाड़ियों को साथ न लाने का वाकई अफसोस था। अब एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ शी-फैंग पहल करने में सबसे आगे था, जबकि बाकी लोग उसके सामने पूरी तरह से बेबस थे। ये वाकई निराशाजनक था। कुछ समय बाद शैडो लेपर्ड किंग की एचपी 2% से नीचे गिर गई। हालांकि शी-फैंग के हमले का कोई संकेत नहीं मिला, जिससे अनस्टेबल डेवस्टेशन बेहद उत्साहित हो गया। सब लोग शैडो लेपर्ड किंग को घेर लो और उस पर पूरी ताकत से हमला करो। वह मरने ही वाला है, इसलिए ये फैंग से सावधान रहो। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने जोर से हंसते हुए कहा। अगर शी-फैंग थोड़ा पहले आ जाता तो उनकी पूरी टीम के मारे जाने की 80% संभावना थी। लेकिन अब जब शैडो लेपर्ड किंग मरने ही वाला था, तो शी-फैंग के सामने आने पर भी अनस्टेबल डेवस्टेशन को पूरा भरोसा था कि वह उसे रोके रखेगा और अपने साथियों को शैडो लेपर्ड किंग को मारने का मौका देगा। अंततः शैडो लेपर्ड किंग का एचपी 200 पॉइंट से नीचे गिर गया। मार्शल यूनियन द्वारा 2 और हमले करने पर शैडो लेपर्ड किंग मारा जा सकता था। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? संभोग 2 घंटे तक चलेगा। सोने से पहले बस ये करो। You've lost weight. Why does it come back? हा, शैडो लेपर्ड किंग मेरा है। अनस्टेबल डेवस्टेशन ने पावर शॉट का इस्तेमाल किया। उसने लंबे समय से अपनी शक्ति 1 को अधिकतम मात्रा तक संचित कर लिया था, और एक ही तीर शैडो लेपर्ड किंग को -100 से अधिक क्षति पहुंचा सकता था। शू! तीर हवा में सीटी बजाता हुआ शैडो लेपर्ड किंग के कमजोर बिंदु की ओर उड़ गया। ठीक उसी क्षण शी-फैंग अचानक बिना किसी आवाज के शैडो लेपर्ड किंग के पीछे प्रकट हुआ। उसने एक जोरदार वार करके उस राक्षस पर हमला किया, जिससे -332 का नुकसान हुआ और शैडो लेपर्ड किंग की मृत्यु हो गई। इसी बीच अनस्टेबल डेवस्टेशन का तीर शैडो लेपर्ड किंग के शव पर आकर लगा। गॉड्स डोमेन में यदि अलग अलग पार्टी या टीम के खिलाड़ी एक ही राक्षस से निपटते हैं, तो अंतिम प्रहार करने वाले खिलाड़ी को राक्षस के ईएक्सपी का 60% प्राप्त होगा। शैडो लेपर्ड किंग एक लेवल 8 सरदार होने के कारण उससे मिलने वाला ईएक्सपी बहुत अधिक था। पल भर में शी-फैंग का एक्सपीरियंस बार तेजी से बढ़ गया। वहीं लगभग 1 दर्जन खिलाड़ियों ने शेष 40% ईएक्सपी आपस में बांट लिया। शैडो लेपर्ड किंग की मृत्यु के तुरंत बाद उसने वस्तुओं का एक बड़ा ढेर गिरा दिया। उसमें 10 से अधिक वस्तुएं थीं, और यह उन दुर्लभ वस्तुओं में से एक थी जो विशालकाय जीवों द्वारा गिराई जाती हैं। उसे भगाओ! अनस्टेबल डेवस्टेशन दहाड़ रहा, उसकी आंखें फटी हुई थीं। तुरंत ही 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने शी-फैंग को घेर लिया, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। उनमें से प्रत्येक ने शी-फैंग पर अपनी अपनी अवरोधक क्षमताओं का प्रयोग किया। शी-फैंग ने डिफेंसिव ब्लेड को सक्रिय करते हुए उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हड़बड़ी में गिरी हुई बूंदों को उठाया। जादू की लकीरें एक के बाद एक शी-फैंग के शरीर पर लगीं, लेकिन उन सभी को डिफेंसिव ब्लेड ने रोक दिया। पलक झपकते ही शी-फैंग ने लूटी हुई 9 चीजें उठा लीं। उनमें से एक ऐसी वस्तु भी थी जिससे चकाचौंध भरी काली रोशनी निकल रही थी। एक नज़र में ही कोई बता सकता था कि यह वस्तु साधारण नहीं थी। ये निश्चित रूप से अनमोल थी। जब उसने देखा कि डिफेंसिव ब्लेड की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है, तो उसने तुरंत जंगल में छिपे अपने हमशक्ल से जगह बदल ली। वह तुरंत मार्शल यूनियन के घेरे से बच निकला, जबकि उसके हमशक्ल पर चारों ओर से हमले होने लगे। अपने हमशक्ल की मृत्यु तक उसने मार्शल यूनियन के 5 अन्य सदस्यों को मार डाला, जिनमें 9वें स्तर का एलिमेंटलिस्ट शाखा नेता भी शामिल था। जब अनस्टेबल डेवस्टेशन को पता चला कि उन्होंने जिस शी-फैंग को मारा था वह केवल एक हमशक्ल था, तो वह सचमुच भड़क उठा। ये फैंग, बस तुम इंतजार करो।
अनस्टेबल डेवस्टेशन की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने इतनी मेहनत की थी और इतना कुछ खोया था, फिर भी अंत में उसने जो कुछ भी किया वह शी-फैंग के लिए रास्ता तैयार करने जैसा था। अस्थिर विनाश चाहे जितना भी शांत होना चाहे वह नहीं हो सकता। उसने कसम खाई कि वह शी-फैंग को निश्चित रूप से मारकर शून्य स्तर पर पहुंचा देगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर एक पेड़ पर फायर डांस और वाटर बफेलो दोनों ने शुरू से अंत तक पूरा दृश्य देखा। 50 बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम को इस तरह हारते देख वे दोनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। फायर डांस और वाटर बफेलो को अब जाकर पता चला कि भगवान के राज्य में वास्तव में इस तरह की युद्ध शैली भी मौजूद है। टेल नोट्स 1 शक्ति हथियारों के लिए ऊर्जा गणना के समान कुछ। फायर डांस और वाटर बफेलो दोनों मन ही मन सदमे में थे, तभी उनके पीछे से एक गहरी आवाज आई। तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? उस आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। वे जल्दी से उछल पड़े, पलटकर वार से बचने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। उन्होंने अपने पीछे प्रकट हुई आकृति को घूर कर देखा। बड़े भाई ये फैंग। फायर डांस ने नए व्यक्ति को पहचानते ही राहत की सांस ली। उसने अपना खंजर वापस खींच लिया और उसे अपनी कमर पर लगी म्यान में रख दिया। मार्शल यूनियन के सैनिक गेल घाटी में हर जगह मौजूद थे। अगर कोई लड़ाई छिड़ती तो वे तुरंत अपने साथियों को बुला लेते और फायर डांस को अनगिनत दुश्मनों को मार गिराना पड़ता। हम मदद करने आए हैं। मार्शल यूनियन ने हमारे कई साथियों को मार डाला है, हमें बदला लेना ही होगा। मार्शल यूनियन के बारे में बात करते हुए फायर डांस की आंखें ठंडी पड़ गईं। मैं भविष्य में बड़े पैमाने पर दंगनों में प्रवेश करने के लिए एक बड़ी टीम बनाना चाहता हूं। क्या आप सभी इसमें शामिल होने के इच्छुक होंगे? शी-फैंग को लगा कि फायर डांस में बहुत प्रतिभा है। इसके अलावा फायर डांस और बाकी सभी स्वतंत्र खिलाड़ी थे जो किसी भी गिल्ड से संबंधित नहीं थे। अगर वह उन्हें अपने साथ मिलाकर अपनी टीम बना ले तो यह उसके जीरो विंग वर्कशॉप के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह शी-फैंग के प्रस्ताव को सुनकर फायर डांस थोड़ी हिचकिचाए। पानी की भैंस भी चुप हो गई। क्या आप लोगों के पास पहले से ही अपनी एक बड़ी टीम है? शी-फैंग ने मन ही मन अफसोस जताया। व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद कई विशालकाय कालकोठरियां मिलेंगी। ये उपकरण, सामग्री और अन्य संसाधनों का मुख्य स्रोत थीं। यदि कोई स्वतंत्र खिलाड़ी अच्छे उपकरण प्राप्त करना चाहता था तो उसे इन विशालकाय कालकोठरियों पर आक्रमण करना आवश्यक था। इसके अलावा यदि कोई गिल्ड अपना स्तर बढ़ाना चाहता था तो विशालकाय कालकोठरियों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य था। इसलिए यदि कोई गॉड्स डोमेन में विकास करना चाहता था तो विशालकाय कालकोठरियों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक शर्तों में से एक थी। हालांकि स्वतंत्र खिलाड़ियों के लिए बड़े पैमाने के डंजन पर हमला करने में सक्षम एक बड़ी टीम बनाना बेहद मुश्किल था। अधिकांश बड़े पैमाने के डंजन 50 खिलाड़ियों वाले होते थे, जबकि कुछ 100 खिलाड़ियों वाले डंजन भी उपलब्ध थे। इतने सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करना लगभग असंभव था। पूरी टीम की पर्याप्त ताकत की बात तो छोड़ ही दीजिए, भरोसे का स्तर और उपकरणों का वितरण ही एक बड़ी बाधा थी। हालांकि इस मामले में गिल्ड और बड़े वर्कशॉप की कुलीन टीमों के लिए ये काम कहीं अधिक आसान था। नहीं, हमारे पास अपनी कोई बड़ी टीम नहीं है। हमारी टीम में फिलहाल सिर्फ वही खिलाड़ी हैं जो मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं और अन्य मामलों की उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? फायर डांस ने समझाया। वास्तव में वह भी ईश्वर के क्षेत्र में सही ढंग से विकास करना चाहती थी। इसके बावजूद उसकी वर्तमान टीम के अधिकांश खिलाड़ी डंगनों पर हमला करने के इच्छुक नहीं थे। वे केवल अनौपचारिक रूप से खेलना चाहते थे। यदि वे किसी बड़ी टीम में शामिल होते तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता और वे शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, वैसे भी अभी समय है, तो चलिए हम एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। जब आप फैसला कर लें तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। शी-फैंग जानता था कि ऐसे मामलों पर तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर किसी को कुछ पाना है तो बदले में कुछ खोना भी पड़ेगा। शी-फैंग नहीं चाहता था कि कोई भी अनजान व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाए। अच्छा है, उनसे बात करने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगी। फायर डांस ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि अब फैसला लेने का समय आ गया है। शी-फैंग द्वारा फायर डांस को अपना मित्र बनाने के तुरंत बाद वह ब्लैकी और लोनली स्नो की तलाश में गेल वैली के गहरे क्षेत्रों की ओर दौड़ पड़ा। वहां जाते समय मार्शल यूनियन के गश्ती दल से बचने के लिए शी-फैंग पेड़ों की चोटियों में छिप गया और मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं था, इसलिए शी-फैंग ने शैडो लेपर्ड किंग से लूटा हुआ सामान निकाला। वह देखना चाहता था कि उस राक्षस ने कौन कौन सी कीमती चीजें गिराई हैं। क्या मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है?
सरदार राक्षस से मिलने वाला मुनाफा वाकई शानदार है। शी फैंग ने मिले हुए मुनाफे को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। इन 9 वस्तुओं में 2 गुप्त चांदी के हथियार, रहस्यमय लोहे के उपकरण के 3 टुकड़े, गुप्त चांदी के उपकरण बनाने के लिए आवश्यक 2 दुर्लभ सामग्रियां, कांस्य श्रेणी का एक खाना पकाने का चाकू और एक गुप्त चांदी का सहायक उपकरण शामिल थे। 2 गुप्त रजत हथियार, एक 8वीं श्रेणी का डंडा और एक 8वीं श्रेणी की दोधारी कुल्हाड़ी थे। रहस्यमय लौह उपकरण भी 8वीं श्रेणी का था। इसके अलावा कांस्य श्रेणी के खाना पकाने वाले चाकू की उपयोगिता भी कम नहीं थी। ये खाना पकाने की गति और सफलता दर को बढ़ा सकता था। हालांकि इन सभी वस्तुओं में सबसे मूल्यवान वस्तु सीक्रेट सिल्वर एक्सेसरी शैडो ब्लेसिंग थी। ये शैडो लेपर्ड किंग द्वारा गिराई जा सकने वाली सबसे कीमती वस्तुओं में से एक थी। शैडो का आशीर्वाद, गुप्त चांदी रैंक हार, स्तर 8, सभी विशेषताएं जोड़ 5, भाग्य जोड़ 3। गॉड्स डोमेन में एक्सेसरीज बेहद दुर्लभ थीं। यहां तक कि जब खिलाड़ी लेवल 20 या उससे ऊपर पहुंच जाते थे तब भी उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ब्रॉन्ज एक्सेसरीज ही होती थीं। इसके अलावा ये सभी एक्सेसरीज लेवल 10 से नीचे की होती थीं। इस बीच शी फैंग के हाथों में मौजूद सहायक वस्तु गुप्त चांदी श्रेणी की थी और यह उस स्तर के उत्तम सोने के हथियार से कहीं अधिक कीमती थी। भगवान के क्षेत्र में भाग्य गुण अत्यंत दुर्लभ था और यह राक्षसों को मारने पर वस्तुओं के मिलने की दर को बढ़ा सकता था। एक बार एक खिलाड़ी ने गणना की कि भाग्य में 1 अंक से मिलने की दर लगभग दोगुनी हो जाती है। हालांकि भाग्य जितना अधिक होता, हर अतिरिक्त अंक का प्रभाव उतना ही कम होता जाता। भाग्य में 3 अंक होने पर खिलाड़ी की मिलने की दर केवल तिगुनी होती। इसके अलावा भाग्य गुण जीवनशैली से संबंधित वर्गों पर भी बहुत प्रभाव डालता है, इसलिए इसका महत्व कभी कम नहीं होगा। अगर शी फैंग का अनुमान सही था तो शैडो ब्लेसिंग की कीमत आम खिलाड़ी के लिए केवल 2 से 3 सोने के सिक्कों के बराबर होगी, लेकिन शी फैंग के लिए इस वस्तु का मूल्य लगभग 10 सोने के सिक्कों के बराबर था। तुरंत ही शी फैंग ने शैडो ब्लेसिंग धारण कर लिया। इससे भविष्य में जब भी वह उच्च स्तरीय राक्षसों को मारेगा, उसे मिलने वाले उपकरणों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। कुछ समय बाद मार्शल यूनियन की टीम आखिरकार चली गई। इसके बाद शी फैंग ने गेल घाटी की गहराई में अपनी यात्रा जारी रखी। ब्लैकी, तुम लोग अभी कहाँ हो? शी फैंग ने वॉइस कॉल करके पूछा। लगता है हम किसी दलदल के किनारे हैं। मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ है, लेकिन यहाँ के राक्षस बहुत ताकतवर हैं। मैं तुम्हें निर्देशांक भेज देता हूँ। शी फैंग को कुछ नहीं हुआ, ये जानकर ब्लैकी ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपने निर्देशांक भेज दिए। और अंदर मत जाओ, यहीं रहो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। निर्देशांकों पर एक नज़र डालते ही शी फैंग को ब्लैकी के ठिकाने का तुरंत पता चल गया। उन्हें सचमुच नहीं लगता था कि ब्लैकी साइलेंट स्वैम्प में जीवित रह पाएगा। गेल वैली में प्रवेश के 2 रास्ते थे। एक वह रास्ता था जहां से शी फैंग ने प्रवेश किया था और दूसरा साइलेंट स्वैम्प में था, जो उच्च स्तरीय राक्षस क्षेत्रों की ओर जाता था। साइलेंट स्वैम्प लेवल 15 से लेवल 20 के राक्षसों का इलाका था। खेल के मौजूदा चरण में खिलाड़ियों के लिए यह एक निश्चित क्षेत्र था। आधे घंटे बाद शी फैंग ब्लैकी और लोनली स्नो का पता लगाने में कामयाब हो गया। वे दोनों एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहे थे। इससे पहले उनका सामना एक लेवल 15 के दलदली मगरमच्छ से हुआ था, जिसने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे भाग गए थे। दलदली मगरमच्छ ने लगभग उन्हें अपना भोजन बना ही लिया था, लेकिन सौभाग्य से उनके पास स्पीड स्क्रॉल और आइसोलेशन स्क्रॉल थे, जिनकी मदद से वे बच निकले। इस मुठभेड़ के बाद उन्होंने फिर कभी बाहर घूमने की हिम्मत नहीं की। भाई फैंग से यही उम्मीद थी। तुमने मार्शल यूनियन की तलाशी से बचकर यहां सुरक्षित पहुंच गए। शी फैंग को आते देख ब्लैकी को तुरंत उम्मीद की किरण दिखाई दी। चलो यहां से तुरंत निकल चलते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है। लोनली स्नो ने सहमति में सिर हिलाया। वे केवल लेवल 8 पर थे और उनके और लेवल 15 के दलदली मगरमच्छों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। उनके लिए यहां रहना बेहद खतरनाक था। नहीं, चलो यहीं रुककर अपना कौशल बढ़ाते हैं, शी फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने पहले भी मार्शल यूनियन के कई सदस्यों को मार डाला है, इसलिए वे इस समय मुझे बेसब्री से ढूंढ रहे होंगे। बिना पकड़े गए आप लोगों को यहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। शी फैंग की आवाज सुनकर ब्लैकी और लोनली स्नो ने आखिरकार शी फैंग के सिर के ऊपर चमकीला लाल निशान देखा। ये निशान गहरे लाल रंग का था और यह सोचना भी मुश्किल था कि शी फैंग ने इसे इस हालत में लाने के लिए कितने खिलाड़ियों को मारा होगा। हालांकि जब इस बारे में गहराई से सोचा जाए तो ये बिल्कुल सही था।
मार्शल यूनियन के सैनिक इस समय गेल घाटी में हर जगह मौजूद थे और शी फैंग का बिना देखे वहां पहुंचना नामुमकिन था। रास्ते में शी फैंग का सामना मार्शल यूनियन के कुछ खिलाड़ियों से जरूर हुआ होगा। भाई फैंग के कौशल को देखते हुए उन्हें एक साथ 3-4 खिलाड़ियों का सामना करने में कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने यहां आते समय निश्चित रूप से कई खिलाड़ियों को मार गिराया होगा। अब तक की बातों पर विचार करते हुए ब्लैकी और लोनली स्नो बेहद भावुक हो गए थे। हालांकि शी फैंग ने अनौपचारिक ढंग से बात की, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अत्यंत खतरों से भरी रही होगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को तैयार करता हूं। तुम लोग पहले ये हथियार पहन लो। ऐसा कहते हुए शी फैंग ने शैडो लेपर्ड किंग द्वारा गिराए गए डंडे और दोधारी कुल्हाड़ी को ब्लैकी और लोनली स्नो को सौंप दिया। जब उन दोनों को हथियार मिले तो वे दंग रह गए। लेवल 8 के गुप्त चांदी के हथियार उस समय उपलब्ध सबसे उच्च श्रेणी के हथियार थे। हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आया कि शी फैंग ने इन्हें कैसे हासिल किया, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती और ऐसी स्थिति दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगी। पार्टी खत्म होने के बाद ब्लैकी शी फैंग का लेवल देखकर चौंक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, भाई फैंग, आप तो पहले ही लेवल 10 पर पहुंच गए। गेल वैली में लगातार राक्षसों को मारकर और लेवल बढ़ाकर वे लेवल 8 पर पहुंच गए थे। भले ही उनका लेवल गॉड्स डोमेन के सभी खिलाड़ियों में सबसे ऊंचा न हो, फिर भी वे शीर्ष के करीब माने जाते थे। हालांकि कुछ ही दिनों के अंतराल में शी फैंग उनसे 2 लेवल आगे निकल गया था। लेवल बढ़ाने की यह गति वाकई चौंकाने वाली थी। ब्लैकी और लोनली स्नो के सदमे के बारे में शी फैंग ने केवल सिर हिलाकर जवाब दिया। भाई फैंग, आपकी लेवलिंग स्पीड बहुत तेज है। मैंने इससे पहले जितने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की है, उनमें से सबसे ऊंचे स्तर का खिलाड़ी केवल 9वें स्तर का था। इस समय पूरे व्हाइट रिवर सिटी में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसने 10वें स्तर को छुआ हो। इसके अलावा चुन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी खिलाड़ी ने 10वें स्तर को छूकर किसी शहर में प्रवेश किया है। इसका मतलब है कि 10वें स्तर तक पहुंचने वाला कोई खिलाड़ी है ही नहीं। भाई फैंग, अब जब आपने 10वां स्तर हासिल कर लिया है तो आप निश्चित रूप से पूरे स्टार मून किंगडम के शीर्ष खिलाड़ी हैं। ब्लैकी बेहद उत्साहित था। केवल उच्च स्तरीय खिलाड़ी ही जानते होंगे कि लेवल 8 से लेवल 9 तक पहुंचना कितना कठिन होता है, और लेवल 9 से लेवल 10 तक पहुंचना तो और भी मुश्किल। आवश्यक अनुभव EXP में अंतर कई गुना अधिक होता है। इस समय शी फैंग बाकी सभी से बहुत आगे था। अगर मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों को इस बारे में पता चल जाए तो वे पछतावे से हरे हो जाएंगे। हर गेमर जानता था कि एक बार बढ़त मिल जाए तो फिर बढ़त बनी रहती है। खेल के शुरुआती दौर में जो मामूली अंतर होता है वह बाद में बढ़ता ही जाता है। शी फैंग धीरे धीरे अपनी बढ़त बढ़ाता रहा और एक दिन मार्शल यूनियन के खिलाड़ियों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच एक तरफ खड़ा लोनली स्नो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। पहले उन्हें चिंता थी कि मार्शल यूनियन के साथ उलझना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शी फैंग पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुका है और उसके पास गुप्त चांदी के उपकरणों का भंडार है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह जल्द ही मार्शल यूनियन को कुचलकर व्हाइट रिवर सिटी का भावी तानाशाह बन सकता है। ठीक है, जल्दी से अपने उपकरण बदल लो, हम लेवल बढ़ाने के लिए कोई जगह ढूंढेंगे। शी फैंग ने ब्लैकी और लोनली स्नो के उत्साहित चेहरों को देखकर बेबस सी मुस्कान दी। पहले लगातार व्यस्त रहने के कारण वह कभी भी स्वयं अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पाया था। अब एक्वा रोज के साथ व्यापार करने के लिए ब्लैकविंग सिटी जाने से पहले उसके पास काफी समय था और इस बीच वह ब्लैकी और अन्य लोगों को अपने साथ ले जा सकता था। भविष्य में उसे एक गिल्ड बनाना होगा। हालांकि गिल्ड स्थापित करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता थी, अन्यथा गिल्ड बिखर जाएगा। उसके वर्तमान दल के सदस्य ही उसके भविष्य के गिल्ड का आधार बनेंगे। इसलिए शी फैंग ने अभी से अपने दल की समग्र शक्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया। यदि उसके दल के सदस्य एक कदम पहले ही लेवल 10 तक पहुंचकर व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश कर लें तो ये भविष्य में उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ब्लैकी और लोनली स्नो ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वे अपने नए उपकरण पहन रहे थे। पहले वे दोनों 5 से 6 स्तर के कांस्य उपकरण पहनते थे, जिनमें कुछ रहस्यमय लोहे के उपकरण भी शामिल थे। लेकिन अब उनके अधिकांश उपकरण 8 स्तर के रहस्यमय लोहे के उपकरण थे, जिनमें कुछ 8 स्तर के गुप्त चांदी के उपकरण भी थे। इससे उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। अगर वे अब मार्शल यूनियन से मिलते तो उनकी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होती। भाई फैंग, अगर हम यहाँ लेवल अप करने जा रहे हैं तो कोला और बाकी लोगों का क्या होगा?
वे कहते हैं कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और लेवल अप करने के लिए खेतों में जाना बेहद खतरनाक है। ब्लैकी ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही कस्बे में कुछ और सार्थक काम करने के लिए कह दिया है। मार्शल यूनियन के गेल वैली छोड़ने के बाद हम उन्हें बुला लेंगे। उस समय तुम दोनों उनसे मिलकर शायद चौंक भी जाओगे, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शी फैंग की रहस्यमयी मुस्कान देखकर ब्लैकी और लोनली स्नो दोनों के मन में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि शी फैंग ने कोला और बाकी लोगों को कौन सा काम सौंपा है। आखिर वह कौन सा मिशन हो सकता है जो उन्हें चौंका दे। ठीक है, तो चलिए अब अगले स्तर पर चलते हैं। दोनों के हैरान चेहरों को देखकर शी फैंग ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। असल में मार्शल यूनियन का ध्यान कोला और बाकी लोगों पर केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं थी। पहले जब वे लेवल बढ़ाने में व्यस्त थे, शी फैंग ने उन्हें मिशन पूरा करने से रोक दिया था। अब जब वे लेवल नहीं बढ़ा सकते तो वे मिशन को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोला और बाकी लोग इसे सच में पूरा कर ले तो वह अपनी योजना को बहुत कम प्रयास और अधिक आत्मविश्वास के साथ अंजाम दे सकेगा। हालांकि साइलेंट स्वैम्प 15 से 20 स्तर के राक्षसों का क्षेत्र था, लेकिन दलदल का बाहरी किनारा केवल 15 स्तर के राक्षसों का क्षेत्र था, जबकि भीतरी क्षेत्र 16 से 18 स्तर के राक्षसों के क्षेत्र थे। 20 स्तर के राक्षस केवल दलदल के मुख्य क्षेत्र में ही दिखाई देते थे। अगाध ब्लेड की मदद से शी फैंग स्तर दमन को 5 स्तरों तक कम कर सकता था, जिससे बाहरी क्षेत्र उसके लिए एकदम उपयुक्त हो जाता था। चलिए वहां जाकर देखते हैं। सिस्टम के नक्शे को देखते हुए शी फैंग ने दूर स्थित उबलते हुए काले पानी के कुंड की ओर इशारा किया। ब्लैकी और लोनली स्नो ने भले ही इस बारे में कुछ कहा न हो, लेकिन वे अंदर ही अंदर बहुत चिंतित थे। आखिर इस जगह पर लेवल 15 के राक्षस राज करते थे। भले ही उन्हें अपने उपकरणों में सुधार मिल जाए और वे लेवल 10 के सामान्य राक्षसों को आसानी से चुनौती दे सकें, फिर भी लेवल 15 के राक्षस उन्हें आसानी से हरा देंगे। जैसे ही शी फैंग और अन्य लोग काले रंग के तालाब के किनारे पहुंचे, सतह पर बुलबुलों का एक समूह फूट पड़ा। तालाब से काली चमकदार आंखों की एक जोड़ी निकली जो दूर से शी फैंग के दल को घूर रही थी। भाई फैंग, मुझे नहीं लगता कि यह जगह सुरक्षित है। देखो, वहां से बड़ी बड़ी आंखें हमें देख रही हैं। ब्लैकी ने मुट्ठी के आकार की उन आंखों को देखा, उसके दिल में डर बैठ गया। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि पानी में छिपा हुआ राक्षस कॉमन है। जब ब्लैकी बोल रहा था, तभी पूल में छिपा राक्षस सतह पर आ गया और उसका विशाल आकार धीरे धीरे वहां मौजूद लोगों के सामने प्रकट होने लगा। स्टील स्किन्ड हिप्पो कुलीन रैंक स्तर 15 HP 6000/6000। भाई फैंग, चलो यहां से चलते हैं। ये तो लेवल 15 का एलिट है। अगर इसने हमारा पीछा किया तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। स्टील की चमड़ी वाले हिप्पो को अपनी ओर आते देख ब्लैकी घबरा गया। जाहिर है शी फैंग जानता था कि ब्लैकी और लोनली स्नो एक लेवल 15 के राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते, एलीट राक्षस की तो बात ही छोड़िए। हालांकि शी फैंग के पास विशेष कमजोरियों वाले राक्षसों से निपटने की अपनी रणनीतियां थीं, और स्टील स्किन्ड हिप्पो इसी श्रेणी में आता था। ईश्वर के क्षेत्र के विकास के बाद खेल में सब कुछ अधिक यथार्थवादी हो गया। परिणामस्वरूप दरियाई घोड़े जैसे राक्षसों की कमजोरियां भी बढ़ गईं। जब तक खिलाड़ी इन कमजोरियों से निपटने का कोई तरीका ढूंढ लेते, तब तक इन राक्षसों से निपटना बहुत आसान हो जाता। स्टील स्किन्ड हिप्पो के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद दलदली हिप्पोस का एक और समूह काले रंग के तालाब में सतह पर आ गया। इनमें 20 से अधिक दलदली हिप्पोस थे। दलदली दरियाई घोड़ा सामान्य श्रेणी स्तर 15 HP 2000/2000। इन दरियाई घोड़ों को तालाब से इतनी आक्रामक ढंग से निकलते और उनकी ओर दौड़ते देख शी फैंग ने अपने थैले से एक आइसोलेशन स्क्रॉल निकाला। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोग भी आइसोलेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करो। शी फैंग का आदेश सुनकर ब्लैकी और लोनली स्नो ने तुरंत अपने अपने आइसोलेशन स्क्रॉल निकाल लिए। आइसोलेशन स्क्रॉल केवल लेवल 15 तक के राक्षसों के खिलाफ ही प्रभावी था। इसका उपयोग करने पर स्क्रॉल उपयोगकर्ता की उपस्थिति को काफी कम कर देता था, जिससे वह आधे घंटे के लिए अर्धपारदर्शी हो जाता था। आइसोलेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने पाया कि दरियाई घोड़े अचानक रुक गए थे और भ्रमित होकर इधर उधर देखने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे दरियाई घोड़ों के लिए अदृश्य हो गए हों। हिप्पो की नज़र बहुत कमजोर होती है और वे एक निश्चित दूरी से आगे साफ नहीं देख पाते। आइसोलेशन स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करने के बाद हमारा शरीर लगभग पारदर्शी हो जाता है, इसलिए वे हमें देख नहीं पाते, शी फैंग ने समझाया। ब्लैकी, अपने डाकेरों से स्टील स्किन्ड हिप्पो पर हमला करो, लेकिन कम से कम 25 गज की दूरी बनाए रखना। इस तरह वह तुम्हें देख नहीं पाएगा।
शी फैंग की व्याख्या सुनने के बाद ब्लैकी को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत शी फैंग के निर्देशों का पालन करने की कोशिश की। ब्लैकी से एक काला तीर निकला और ऊँघ रहे स्टील स्किन्ड हिप्पो को जा लगा। एलीट हिप्पो के ऊपर -24 अंकों का नुकसान दिखाई दिया। हालांकि नुकसान मामूली था, फिर भी स्टील स्किन्ड हिप्पो को गुस्से में उड़ने के लिए काफी था। एलीट हिप्पो तुरंत काले तीर के स्रोत की ओर घूमा। हालांकि उसे उस दिशा में एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। उसने कई कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर भी किसी को नहीं देखा। जैसे ही वह पानी के कुंड में लौटने वाला था, एक और काला तीर उसके शरीर पर लगा। स्टील की खाल वाला दरियाई घोड़ा अब सचमुच क्रोधित हो गया था। जोरदार फुफकारते हुए वह अचानक उस दिशा की ओर दौड़ा जहां से काला तीर आया था। हालांकि 10 गज से अधिक आगे बढ़ने के बाद भी उसे अपना हमलावर नहीं मिला। स्टील की खाल वाला दरियाई घोड़ा घबराहट में गोल गोल घूमने लगा। ब्लैकी दूर से मूर्ख दिखने वाले स्टील स्किन वाले दरियाई घोड़े को देखता रहा और मन ही मन उस पर हंसता रहा। वह लगातार अपने लक्ष्य पर काले तीर चलाता रहा और हर तीर के साथ वह धीरे धीरे उसे दलदली दरियाई घोड़ों के समूह से दूर ले जाता रहा। इस समय तालाब में केवल लेवल 15 के दलदली हिप्पो ही मौजूद थे। शी फैंग चुपचाप उनके करीब पहुंच गया। 20 गज की दूरी कम करने के बाद दलदली दरियाई घोड़ों ने आखिरकार शी फैंग को ढूंढ लिया। तुरंत ही वे सभी तालाब से अलग हो गए। 20 से अधिक दलदली दरियाई घोड़े एक भव्य अंदाज में शी फैंग के पीछे गरजते हुए दौड़े। ऐसा समूह आसानी से लेवल 15 की टीम को कुचल सकता था। दलदली दरियाई घोड़े आकार में एक छोटी कार जितने बड़े थे। जब 20 से अधिक दरियाई घोड़े एक साथ आगे बढ़े तो ऐसा लगा मानो 20 कारें पूरी रफ्तार से एक दूसरे को कुचल रही हों। दलदली दरियाई घोड़ों के संयुक्त भार से धरती कांप उठी। उनकी विशाल आभा ने सभी देखने वालों को विस्मय और भय से भर दिया। दूर से इस दृश्य को देख रहे लोनली स्नो के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उन्होंने अपने हाथों में सीक्रेट सिल्वर श्रेणी की विशाल कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ रखा था। वह सोच रहा था कि उनके पार्टी नेता शी फैंग का इरादा क्या है। ये लेवल 15 के 20 से अधिक दलदली दरियाई घोड़ों का एक समूह था। इन राक्षसों की खाल तो मोटी थी ही, साथ ही मांसपेशियां भी मजबूत थीं और प्रत्येक की शक्ति 2000 एचपी थी। उनके हर कदम से धरती कांप रही थी, जिससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये दलदली दरियाई घोड़े कितने शक्तिशाली थे। अगर ऐसा शरीर शी फैंग से टकरा जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। हालांकि शी फैंग असाधारण रूप से शांत रहा और चुपचाप दलदली दरियाई घोड़ों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। 15 गज, 10 गज, 5 गज। जैसे ही दलदली दरियाई घोड़े उसके ठीक सामने आए, शी फैंग ने आखिरकार कार्रवाई की। शी फैंग ने जैसे ही गहरे काले रंग की रसातल तलवार उठाई, उससे एक भयानक चमक निकली। तलवार पर अचानक बिजली की हरी चिंगारियां दिखाई दीं, जिससे चटकने की आवाजें आईं। फिर शी फैंग ने रसातल तलवार को नीचे की ओर वार किया। तलवार दलदली दरियाई घोड़ों की ओर थी। गरजती हुई चमक, 3 बिजली की चिंगारियां एक के बाद एक दलदली दरियाई घोड़ों की ओर बढ़ीं। जब आगे बढ़ रहे दरियाई घोड़ों ने बिजली की इन चिंगारियों को अपनी ओर आते देखा तो उनके शरीर सहज रूप से कांप उठे। हालांकि उन्होंने इन बिजली की चिंगारियों से बचने के लिए अपने कदम रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाले दरियाई घोड़े उनसे टकरा गए। परिणामस्वरूप उनमें से कोई भी आने वाले हमले से बच नहीं पाया। अंत में उन्हें तीनों हिट मिल गए। बिजली की चिंगारियां चमकने के बाद वध के लिए ले जाए जा रहे सुअरों की चीखें आसपास के वातावरण में गूंज उठीं। साथ ही किसी चीज के जलने की गंध भी हवा में फैल गई। 20 से अधिक दलदली दरियाई घोड़ों के ऊपर क्षति के कई निशान दिखाई दिए, जिससे एक चकाचौंध भरा दृश्य बन गया। प्रत्येक दलदली दरियाई घोड़े को -356, -481 और -648 का भयावह नुकसान हुआ। कुछ को तो गंभीर चोटें भी लगीं, जिससे उन्हें -1000 से अधिक अंकों का नुकसान हुआ और उनका एचपी तुरंत शून्य हो गया। बचे हुए लगभग 1 दर्जन दलदली दरियाई घोड़े जलकर काले हो गए। उनकी एचपी बार भी खतरनाक स्तर तक गिर गई और खूनी लाल रंग की हो गई। इसके अलावा उनकी एचपी बार के बगल में एक डिबफ आइकन दिखाई दिया, क्षति प्रवर्धन। 20 सेकंड के लिए प्राप्त होने वाली सभी क्षति 20% बढ़ गई। तुरंत ही बचे हुए सभी दलदली दरियाई घोड़ों के चेहरों पर भय के भाव उभर आए। वे सभी इधर उधर भागना और बच निकलना चाहते थे। शी फैंग ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। अचानक छलांग लगाते हुए शी फैंग दलदली दरियाई घोड़ों के ऊपर हवा में कूद गया। उसने चांदी की झील तलवार उठाई, जो हल्की नीली चमक बिखेर रही थी और उसमें बिजली और आग की शक्ति समाहित थी।
शी फैंग ने दलदली दरियाई घोड़ों के बीच में एक गड़गड़ाहट भरी ज्वाला विस्फोट किया, जिससे बिजली और आग बाहर की ओर फैल गई और हर एक दलदली दरियाई घोड़े को भस्म कर दिया। डैमेज एम्प्लीफिकेशन प्रभाव के साथ शी फैंग के इस हमले ने दलदली दरियाई घोड़ों पर -900 से अधिक का नुकसान पहुंचाया, जिससे वे सभी तुरंत मर गए। 20 से अधिक विशालकाय दलदली दरियाई घोड़ों की आकृतियां जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी, जिससे धरती कांप उठी। ऐसा ही दृश्य 20 से अधिक छोटी कारों के हवा से नीचे उतरते हुए जमीन पर जोर से टकराने से उत्पन्न हुआ। दलदली दरियाई घोड़ों के शरीरों के जमीन से टकराने से उत्पन्न प्रभाव से हवा के झोंके आसपास फैल गए, जिससे आसपास के पेड़ों के पत्ते और शाखाएं टूटकर हवा में उड़ने लगीं। लोनली स्नो दूर से ये दृश्य देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गया। चाहे वह दृश्य अनुभूति हो या शारीरिक अनुभूति, दोनों का ही उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शी फैंग ने लेवल 15 के दलदली दरियाई घोड़ों को -1000 से भी अधिक का नुकसान पहुंचाया और केवल 2 चालों में ही उनकी जान ले ली। इस तरह का कारनामा करने के लिए कितनी उच्च आक्रमण शक्ति की आवश्यकता थी। अगर शी फैंग औसत दर्जे के खिलाड़ियों से लड़ता तो क्या वह हर वार में एक को नहीं मार देता। लोनली स्नो को तो ये भी शक होने लगा था कि वह और शी फैंग एक ही गॉड डोमेन में नहीं खेल रहे हैं। उनकी शक्ति में अंतर अब सिर्फ कुछ चरणों का नहीं था, ये लगभग आकाश और पृथ्वी के अंतर के बराबर था। लोनली, तुम लूट का सामान उठा लो, मैं ब्लैकी की मदद करने जाता हूं, शी फैंग ने स्टील स्किन्ड हिप्पो के पीछे भागने से पहले निर्देश दिया। लोनली स्नो ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हालांकि उसके चेहरे पर एक अन्ना भाव बना रहा। उसे लगा कि उसे पहले मतिभ्रम हुआ था, लेकिन अपनी आंखों को मलने के बाद भी दलदली दरियाई घोड़ों के शवों का ढेर वहीं पड़ा रहा। उनके चारों ओर जमीन पर ढेर सारी वस्तुएं और सिक्के बिखरे पड़े थे। अब उसे पता चल गया था कि यह सपना नहीं, बल्कि हकीकत थी। जब लोनली स्नो ने सिस्टम नोटिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस बार को देखा, तो उसे एक बार फिर झटका लगा। सिस्टम लेवल 15 के दलदली दरियाई घोड़े को मारा गया। लेवल का अंतर 7 था। प्राप्त EXP में 700% की वृद्धि हुई। कुल 1650 EXP प्राप्त हुए। सिस्टम लेवल 15 के दलदली दरियाई घोड़े को मारा गया। लेवल का अंतर 7 था। प्राप्त EXP में 700% की वृद्धि हुई। कुल 1650 EXP प्राप्त हुए। सिस्टम लेवल 15 के दलदली दरियाई घोड़े को मारा गया। लेवल का अंतर 7 था। प्राप्त EXP में 700% की वृद्धि हुई। कुल 1650 EXP प्राप्त हुए। ... लगातार नोटिफिकेशन प्रदर्शित होने के बाद लोनली स्नो का एक्सपीरियंस बार तेजी से बढ़ा और लेवल 8 के 69% तक पहुंच गया। उसे प्राप्त एक्सपीरियंस की मात्रा वाकई चौंकाने वाली थी। पहले जब उन्हें लेवल 8 के राक्षसों का सामना करना पड़ता था, तब भी उन्हें हर एक को अत्यंत सावधानी और सतर्कता से मारना पड़ता था। इसके अलावा हर बार मारने पर दल के प्रत्येक सदस्य को केवल कुछ दसियों EXP ही मिलते थे। 1 घंटे से अधिक समय तक यही प्रक्रिया दोहराने के बाद ही उनके अनुभव स्तर में काफी वृद्धि होती थी। दूसरी ओर शी फैंग ने कुछ ही चालों में लेवल 15 के दलदली दरियाई घोड़ों के एक बड़े समूह को आसानी से मार गिराया। तीनों के बीच प्राप्त EXP को बांटने के बाद भी लोनली स्नो के अनुभव स्तर में काफी वृद्धि हुई। अब जाकर लोनली स्नो को समझ आया कि शी फैंग इतनी जल्दी लेवल अप करने में कैसे कामयाब रहा। इस लिहाज से लोनली स्नो का शी फैंग के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी दीवानगी भी झलक रही थी। अगर वह शी फैंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का अनुसरण करे तो उसका भविष्य असीमित होगा। भले ही वह शी फैंग के बराबर न बन पाए, लेकिन लगातार संघर्ष करते रहने से वह एक दिन सच्चा विशेषज्ञ जरूर बन जाएगा। दूसरी ओर ब्लैकी अभी भी स्टील स्किन्ड हिप्पो के साथ खेल रहा था और लगातार एलीट हिप्पो के HP को कम कर रहा था। प्रमोटेड कंटेंट 9 द वैम्पायर डायरीज सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। मो 707 177 236 एवरी टाइम किम के ट्रेडेड द रेड कार्पेट फॉर ए स्क्रिप्ट। मो 599 150 200 इज दिस व्हाई शी हाइड्स हर पास्ट। मो 409 102 136। हालांकि स्टील स्किन्ड हिप्पो की रिकवरी दर तो बहुत तेज थी ही, साथ ही उसका HP भी बहुत ज्यादा था। वह हर 5 सेकंड में काफी HP रिकवर कर लेता था। इसके अलावा ब्लैकी के हमलों से उसे बहुत कम नुकसान होता था। अगर वह स्टील स्किन्ड हिप्पो की जान पूरी तरह से लेना चाहता तो उसे कम से कम 20 मिनट लगते। लेकिन थकने के बजाय ब्लैकी और भी उत्साहित हो गया। उसके हाथ से एक के बाद एक काले तीर निकलने लगे और हर तीर ब्लैकी को और भी अधिक आनंद दे रहा था। ब्लैकी की इस प्रतिक्रिया का कारण ये था कि गॉड्स डोमेन में उच्च स्तर के राक्षसों को चुनौती देना बेहद मुश्किल था।
वहीं वह फिलहाल 7 स्तर पार करके लेवल 15 के एलीट राक्षस को चुनौती देने जा रहा था। अगर वह भविष्य में इस उपलब्धि के बारे में बात करता तो उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती। यही उपलब्धि का एहसास ब्लैकी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया था। जल्दी से आकर शी फैंग ने पार्टी चैट में कहा, ब्लैकी, ईविल विप का इस्तेमाल करो। ठीक है। शी फैंग को आते देख ब्लैकी समझ गया कि अब स्टील स्किन हिप्पो से निपटने का समय आ गया है। ब्लैकी का मंत्रोच्चार समाप्त होते ही 9 कांटेदार काली लताएं उगाई और स्टील स्किन हिप्पो के चारों अंगों को जकड़ लिया, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। हालांकि स्टील स्किन हिप्पो की ताकत बहुत अधिक थी। पलक झपकते ही एक लता टूट गई, जबकि बाकी 8 लताएं आसानी से टूट गईं। इसी क्षण शी फैंग ने पवन तलवार का प्रयोग किया और तेजी से इस्पात चमड़ी वाले दरियाई घोड़े के पीछे पहुंच गया। पलक झपकते ही तलवार के 3 वार इस्पात चमड़ी वाले दरियाई घोड़े के शरीर पर पड़े, जिससे चमकदार चिंगारियां निकलीं। ये देखकर कि उसकी तलवारों के हमलों से स्टील स्किन हिप्पो को केवल -22 का नुकसान हुआ था, शी फैंग थोड़ा अवाक रह गया। स्टील की खाल वाले दरियाई घोड़े से यही उम्मीद थी। उसकी शारीरिक रक्षा क्षमता सचमुच डरावनी थी। उसकी जन्मजात स्टील की खाल उसे होने वाले किसी भी शारीरिक नुकसान को 70% तक कम कर देती थी। अगर शी फैंग भी स्टील की खाल वाले दरियाई घोड़े को सिर्फ 20 से थोड़ा अधिक नुकसान पहुंचा सका, तो एक सामान्य हमलावर शायद उसे 2 या 3 का नुकसान ही पहुंचा पाएगा। नुकसान की ये दर स्टील की खाल वाले दरियाई घोड़े की पुनर्जीवन गति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शी फैंग के हमले अभी खत्म नहीं हुए थे। उसने तुरंत थंडरिंग फ्लैश से हमला किया, जिससे 3 बिजली की चिंगारियां निकली और -125, -160 और -211 का नुकसान हुआ। स्टील स्किन्ड हिप्पो तुरंत गुस्से में आ गया। वह घूमकर शी फैंग की ओर दौड़ा। हालांकि कटीली लताओं के कारण इस्पात चमड़ी वाले दरियाई घोड़े की मुड़ने की गति धीमी हो गई थी। इस स्थिति ने शी फैंग को उसके हमले से आसानी से बचने का मौका दिया। शी फैंग ने एक के बाद एक कौशल का प्रयोग करते हुए इस्पात चमड़ी वाले दरियाई घोड़े पर लगातार हमले किए। हालांकि उसके हमलों से होने वाला नुकसान आमतौर पर बहुत कम था। आओ! क्रोधित होकर स्टील की चमड़ी वाला दरियाई घोड़ा अचानक उछल पड़ा। उसका इरादा वॉर स्टॉम्प का इस्तेमाल करने का था। वॉर स्टॉम्प हिप्पो का सबसे घातक हमला था। इस कौशल का उपयोग करने पर 15 गज के दायरे में मौजूद सभी दुश्मन 5 सेकंड के लिए बेहोश हो जाते थे। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए शी फैंग ने तुरंत स्टील स्किन्ड हिप्पो पर एबिसल बाइंड का प्रयोग किया। हिप्पो की हरकतें तुरंत रुक गईं और उसका वॉर स्टॉम्प रद्द हो गया। शुरू में शी फैंग को लगा ही नहीं था कि कोई समस्या होगी, लेकिन अचानक उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सारी शक्तियां बेकार हो गई थीं। यह तो प्रथम श्रेणी का जादू है, मृत्यु का ताला। शी फैंग चकित रह गया। अपने वर्षों के अनुभव से वह तुरंत समझ गया कि उस पर किस प्रकार का हमला हुआ है। यह निश्चित रूप से इस्पात की खाल वाले दरियाई घोड़े का हमला नहीं था। बुरा नहीं है, यह मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। शी फैंग के पीछे अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति वही परम स्वर्ग थी, वही कुशल हत्यारा जिससे शी फैंग पहले मिल चुका था। उसी क्षण जब परम स्वर्ग ने स्वयं को प्रकट किया, उसके हाथ में मौजूद चांदी का खंजर शी फैंग की पीठ में धंस गया। परम स्वर्ग के घात लगाकर किए गए हमले से तुरंत -357 का नुकसान हुआ। एक ही घात लगाकर किए गए हमले ने पल भर में शी फैंग के HP का 1/4 हिस्सा खत्म कर दिया। दूर खड़ा ब्लैकी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक हत्यारा यहां आकर शी फैंग पर हमला क्यों कर रहा है। हालांकि वह शी फैंग की मदद करना चाहता था, लेकिन अपने मंत्रों का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए था। इसके अलावा उसकी सारी नियंत्रण शक्तियां पहले से ही स्टील स्किन्ड हिप्पो पर लागू थीं। वह केवल असहाय होकर इस दृश्य को देखता रहा। अब ब्लैकी के पास मंत्र जपने और अपने काले तीरों से हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतना अधिक नुकसान, अपने HP में अचानक भारी कमी देखकर शी फैंग मन ही मन स्तब्ध रह गया। इससे पहले जब शी फैंग का सामना लेवल 9 बरसेका 5 रेड से हुआ था, तो शी फैंग को अधिकतम -100 से थोड़ा अधिक नुकसान ही हुआ था। लेकिन एब्सोल्यूट हेवन के एक घात ने -300 से अधिक का नुकसान पहुंचाया। 5 रैट्स की तुलना में एब्सोल्यूट हेवन की आक्रमण शक्ति कहीं अधिक थी। हथियारों की आक्रमण गति बहुत तेज होती थी, इसलिए आमतौर पर उनका आक्रमण नुकसान बरसेका के बराबर नहीं होता था। हालांकि वे अपने कम आक्रमण नुकसान की भरपाई अपने हमलों की संख्या से कर सकते थे। एब्सोल्यूट हेवन के आक्रमण नुकसान की बात ही क्या करें,
जो बरसेका 5 रेट्स से कहीं अधिक था। अगर एक हत्यारा हर हमले में बरसेका के बराबर नुकसान पहुंचा सके, तो उसका कुल नुकसान बरसेका के नुकसान से कम 2 गुना या तिगुना होगा। एब्सोल्यूट हेवन के मामले में उसका कुल नुकसान 5 रेट्स के नुकसान से 3 से 4 गुना अधिक होगा। हालांकि शी फैंग हैरान था, लेकिन एब्सोल्यूट हेवन भी इसी तरह हैरान था। जब उसने अपने घात लगाकर हमला करने वाले यंत्र का इस्तेमाल एक ऐसे एमटी पर किया था जिसके पास कांस्य सेट के सभी उपकरण थे और वह उसी स्तर का था, तो हमले से एमटी की कम से कम 2/3 एचपी कम हो गई थी। लेकिन अब वह शी फैंग की एचपी का केवल 1/4 ही कम कर पाया। उन सुसज्जित एमटी की तुलना में शी फैंग की रक्षा और एचपी उनसे कहीं अधिक थी। मर जा। परम स्वर्ग के हाथ मुड़े और चांदी की एक लकीर शी फैंग की गर्दन पर से गुजरी। उसी समय उसका दूसरा खंजर एक बार फिर शी फैंग की पीठ में घुस गया। गला घोंटना, पीठ में छुरा घोंपना। हालांकि एब्सोल्यूट हेवन हैरान था, लेकिन एक हत्यारे की विस्फोटक शक्ति केवल पहले वार में ही नहीं, बल्कि निरंतर कौशल के विस्फोट में निहित थी। जब से शी फैंग गेल घाटी में प्रकट हुआ और जब तक उसने शेडो लेपर्ड किंग को मारना शुरू नहीं किया, तब तक वह लगातार शी फैंग का पीछा करता रहा। वह चुपचाप शी फैंग पर हमला करने के सबसे सही मौके का इंतजार करता रहा। वह जानता था कि शी फैंग बेहद शक्तिशाली है, इसलिए उसे उस पल का इंतजार करना था जब शी फैंग सबसे कमजोर हो। केवल तभी जब शी फैंग के पास कोई कौशल न हो, तभी उसे खत्म करने का मौका मिल सकता था। हालांकि उसे कभी भी हमला करने का सही समय नहीं मिला। हालांकि अंततः उसका धैर्य रंग लाया। स्टील स्किन्ड हिप्पो से लड़ते हुए शी फैंग ने आखिरकार उसकी एक कमजोरी उजागर कर दी। लेकिन अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए उसने बिना किसी झिझक के उस डेथ्स लॉक स्क्रॉल का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे उसने बेहद महंगी कीमत पर खरीदा था। उसने ये स्क्रॉल ठीक इसी तरह की स्थिति के लिए खरीदा था। मृत्यु का ताला लक्ष्य के सभी कौशलों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे लक्ष्य अस्थायी रूप से किसी भी कौशल का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। लक्ष्य की गति भी निष्क्रिय हो जाएगी। अवधि 6 सेकंड। हालांकि शी फैंग की रक्षा और एचपी हेल्थ काफी अधिक थी, फिर भी 6 सेकंड का एक जोरदार हमला शी फैंग को मारने के लिए काफी था। इतनी नजदीकी स्थिति में शी फैंग को आने वाले दोनों खंजरों का स्पष्ट एहसास हो रहा था। अगर उसे परम स्वर्ग के हमलों का सामना करना पड़ता तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। जीवन और मृत्यु के क्षण में शी फैंग ने फैंटम किल को सक्रिय किया और तुरंत अपने हमशक्ल के साथ स्थान बदल लिया। डेथ्स लॉक केवल खिलाड़ी द्वारा सीखे गए कौशलों को ही सील कर सकता था। हालांकि यह उपकरण से जुड़े कौशलों को प्रभावित नहीं करता था। स्थान बदलने के तुरंत बाद एब्सोल्यूट हेवन के 2 खंजर तुरंत डोपेलगैंगर के शरीर में घुस गए। डोपेलगैंगर के सिर के ऊपर -212 अंकों का रक्तस्राव क्षति और -257 अंकों का कौशल क्षति दिखाई दिया। परम स्वर्ग ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। उसके हाथों में मौजूद 2 खंजरों ने उसके हमशक्ल पर आक्रमण किया और चांदी की रोशनी की 10 लकीरों ने हमशक्ल के महत्वपूर्ण अंगों को भेद दिया। सामान्य हमलों की श्रृंखला के साथ साथ एक हत्या और उसके खंजर पर मौजूद जहर के नुकसान ने तुरंत ही डोपेलगैंगर के एचपी को नष्ट कर दिया। एक हमशक्ल शुरू में शी फैंग को मारने की सोचकर परमानंद में डूब गया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके सारे प्रयासों के बाद उसने जिसे मारा है वह केवल एक हमशक्ल है। परम स्वर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर अपने आसपास का जायजा लिया। देखते ही देखते उसने अपने पीछे कुछ दूरी पर शी फैंग को देखा। वह तुरंत घूमा और शी फैंग की ओर दौड़ पड़ा। मृत्यु बंधन की अवधि 6 सेकंड थी। अभी 4 सेकंड शेष थे, तो वह इतनी आसानी से शी फैंग को उस मृत्यु बंधन से मुक्त होने की अनुमति कैसे दे सकता था जिस पर उसने इतना पैसा खर्च किया था। जैसे ही परम स्वर्ग शी फैंग के सामने पहुंचा, एक काला तीर उसकी ओर उड़ता हुआ आया। कचरा, अभी मेरे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है। एब्सोल्यूट हेवन ने ब्लैकी के डार्क एरो को अनदेखा कर दिया। उसका खंजर सीधे शी फैंग की ओर निशाना साध रहा था। शी फैंग के साथियों के बारे में एब्सोल्यूट हेवन उन्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। जब तक वह शी फैंग से निपट लेता, ब्लैकी को मारना उसके लिए एक आसान काम होता। धमाका! डार्क एरो ने एब्सोल्यूट हेवन के शरीर पर विस्फोट कर दिया। एब्सोल्यूट हेवन के सिर के ऊपर -221 अंकों का नुकसान दिखाई दिया, जिससे उसकी एचपी का 1/4 हिस्सा कम हो गया। इस कचरे से इतना नुकसान क्यों हो रहा है? एब्सोल्यूट हेवन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह मन ही मन हैरान रह गया। एब्सोल्यूट हेवन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ब्लैकी के हाथों में जो छड़ी थी, वह असल में लेवल 8 सीक्रेट सिल्वर रैंक की छड़ी थी।
इसके अलावा ब्लैकी ने लेवल 7 और लेवल 8 के कुछ मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट भी पहन रखे थे। वह मिस्टीरियस आयरन एक्सेसरी इंटरप्रेटर पेंडेंट का भी इस्तेमाल करता था जो शी-फैंग ने उसे दिया था। ब्लैकी की जादुई शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी। अगर एब्सोल्यूट हेवन के इक्विपमेंट बेहतरीन क्वालिटी के न होते तो ब्लैकी के एक ही डार्क एरो से उसकी आधी से ज्यादा एचपी खत्म हो सकती थी। हालांकि ब्लैकी की अत्यधिक जादुई शक्ति भी एब्सोल्यूट हेवन को रोक नहीं पाए। एब्सोल्यूट हेवन ने फिर भी सटीकता से अपने खंजर शी-फैंग के महत्वपूर्ण अंगों में घुसा दिए। जिस क्षण एब्सोल्यूट हेवन का खंजर शी-फैंग को भेदने ही वाला था, शी-फैंग ने साइलेंट स्टेप्स का इस्तेमाल किया और तुरंत ब्लैकी के पीछे प्रकट हो गया। धत्तेरे की शी-फैंग को अपने सामने से गायब होते देख हत्यारे के मन में क्रोध और निराशा भर गई। शी-फैंग स्पष्ट रूप से अपने सीखे हुए किसी भी कौशल का उपयोग करने में असमर्थ था, फिर भी उसके पास घात से बचने के लिए अभी भी कई कौशल मौजूद थे। एब्सोल्यूट हेवन और ब्लैकी के बीच 25 गज से अधिक की दूरी थी। यदि एब्सोल्यूट हेवन ब्लैकी की ओर दौड़ता तो उसका बहुत समय बर्बाद हो जाता। शी-फैंग पर लगी मुहर निश्चित रूप से हट जाती और उसके लिए शी-फैंग को मारना कहीं अधिक कठिन हो जाता। भाई फैंग, आप तो कमाल के हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी आप बच निकलने में कामयाब रहे, ब्लैकी ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली झड़प को देखकर ब्लैकी सदमे से भर गया। उस हत्यारे की गति वाकई अद्भुत थी। अगर शी-फैंग ने जरा भी धीमी प्रतिक्रिया दी होती तो उसकी जान निश्चित रूप से चली जाती। ब्लैकी को ये सब देखकर पसीना आ गया था। अब जब उनके बीच की दूरी काफी बढ़ गई थी तो वह हत्यारा बुरी तरह फंस गया था। प्रमोटेड कंटेंट 9 द वैम्पायर डायरीज सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। मो 744 186 248 एवरी टाइम किम के ट्रेडेड द रेड कार्पेट फॉर ए स्क्रिप्ट। मो 269 67 90 इज दिस व्हाई शी हाइड्स हर पास्ट। मो 70 18 23 मजाक करना बंद करो और सावधान रहो। वह हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शी-फैंग ने चेतावनी दी जबकि ब्लैकी अभी भी मजाक के मूड में लग रहा था। समझ गया, इसे मुझ पर छोड़ दो। मेरे कौशलों का कूलडाउन पहले ही समाप्त हो चुका है, ब्लैकी ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि जैसे ही ब्लैकी ने एब्सोल्यूट हेवन की ओर देखने के लिए मुड़ा, उसने पाया कि एब्सोल्यूट हेवन वहां से गायब था। उसे केवल एक क्रोधित स्टील स्किन्ड हिप्पो दिखाई दिया जो अपने दुश्मन को ढूंढते हुए दहाड़ रहा था। भाई फैंग, वह आदमी लापता हो गया है। क्या उसने घात लगाकर हमला करने में नाकाम रहने के बाद भागने का फैसला किया? ब्लैकी ने हंसते हुए कहा। जैसे ही ब्लैकी ने शी-फैंग की ओर मुड़कर देखा, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। पहले वाला हत्यारा शी-फैंग के ठीक पीछे खड़ा था। मुझे इतनी परेशानी दे रहे हो, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, एब्सोल्यूट हेवन ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसके हाथ में फ्लैश पाउडर था। उसने पाउडर ब्लैकी की ओर फेंक दिया। ब्लैकी की दोनों आंखों की रोशनी चली जाने के कारण वह तुरंत चीख पड़ा, जिससे उसकी युद्धक क्षमता भी खत्म हो गई। ब्लैकी को प्रतिबंधित करने के बाद एब्सोल्यूट हेवन के खंजर ने तुरंत शी-फैंग पर वार किया। शी-फैंग को यह नहीं लगता था कि एब्सोल्यूट हेवन वास्तव में शैडो स्टेप्स जैसी उच्च स्तरीय कौशल सीख सकता है। हत्यारों के शैडो स्टेप्स उन्हें दुश्मन के पीछे तुरंत प्रकट होने की अनुमति देते थे और उनके अगले हमले के नुकसान को 15% तक बढ़ा देते थे। हालांकि शी-फैंग अभी भी हिल नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसके पास एब्सोल्यूट हेवन के हमले से बचने के लिए कोई कौशल भी नहीं बचा था। वह केवल दांत पीसते हुए सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट के दूसरे सेट इफेक्ट टियर 2 लाइफ शील्ड को सक्रिय कर सकता था। टियर 2 लाइफ शील्ड शी-फैंग को होने वाले नुकसान का 60% तक अधिकतम -500 अंकों तक अवशोषित कर लेती थी। इससे एब्सोल्यूट हेवन को कुछ समय के लिए रोका जा सकता था। जब परम स्वर्ग ने शी-फैंग पर जीवन रक्षक कवच प्रकट होते देखा तो वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शी-फैंग को इतनी सारी जीवन रक्षक क्षमताएं कैसे प्राप्त हुईं और वह उनका एक के बाद एक उपयोग कैसे कर रहा था। हालांकि एक लाइफ शील्ड भी शी-फैंग को जान से मारने के उसके इरादे को खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। तुरंत ही एब्सोल्यूट हेवन ने अपने खंजर लहराए और शी-फैंग पर भयंकर आंधी की तरह ताबड़तोड़ हमले किए। उसने सामान्य हमलों के साथ साथ एसेसिनेट, बैकस्टैब और कई अन्य घातक कौशलों का भी इस्तेमाल किया। पेंग, शी-फैंग की जीवन ढाल झट से टूटकर गायब हो गई। शी-फैंग के पास 500 से भी कम एचपी बचे थे। मरना, एब्सोल्यूट हेवन ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। तुरंत ही उसने अपने पास मौजूद सभी 5 स्किल पॉइंट्स को अपनी अंतिम स्किल इविसरेट में लगा दिया। अपनी पूरी ताकत से वह अपनी सबसे शक्तिशाली और नुकसान पहुंचाने वाली स्किल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया।
इसके तुरंत बाद एब्सोल्यूट हेवन का खंजर घूमा और सटीक रूप से शी फैंग की पीठ की ओर बढ़ा। अंतिम कौशल, आंतें निकालना। शी फैंग की हथेली के ऊपर अचानक नीली ज्वाला की एक लपट दिखाई दी। जब परम स्वर्ग ने शी फैंग की हथेली के ऊपर तैरती हुई नीली लौ देखी तो वह अचानक सदमे से कांप उठा। हालांकि यह लौ देखने में छोटी लग रही थी, लेकिन इससे निकलने वाली गर्मी असाधारण रूप से तीव्र थी। पल भर में ही उसका मुंह सूखने लगा। हालांकि चूंकि तीर पहले से ही तैयार था, इसलिए उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पलक झपकते ही बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला ने शी फैंग के पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे वह आग की लपटों में घिर गया। बर्फ की तरह ठंडी कटार अचानक शी फैंग की पीठ में घुस गई। तुम अभी से हिलने डुलने लगे। एब्सोल्यूट हेवन को गहरा सदमा लगा। उनके जैसे उच्च कोटि के विशेषज्ञ के लिए समय पर उनकी पकड़ बेहद सटीक थी। सबसे खराब स्थिति में भी त्रुटि केवल 0.1 सेकंड की थी। एब्सोल्यूट हेवन को स्पष्ट रूप से लग रहा था कि डेथ्स लॉक की 6 सेकंड की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। फिर भी शी फैंग डिफेंसिव ब्लेड का उपयोग करके उसके अंतिम आक्रमण इविसरेट को रोकने में सक्षम रहा। अभी अभी मुझे पीटने में तुम्हें मजा नहीं आया, शी फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ ठंडे लहजे में कहा। अब मेरी बारी है। स्पष्ट नीली ज्वालाओं की एक परत से ढकी हुई अगाध तलवार को धारण करते हुए शी फैंग ने चॉप का प्रयोग किया और अगाध तलवार एक धधकती हुई प्रकाश की लकीर में परिवर्तित हो गई और परम स्वर्ग की ओर बढ़ गई। तुम्हारे पास अभी 500 से भी कम एचपी बची है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? एब्सोल्यूट हेवन ने व्यंग्य करते हुए पलटवार किया। जैसे ही दोनों हथियार आपस में टकराए, एब्सोल्यूट हेवन के बर्फीले चेहरे पर तुरंत सदमे का एक निशान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो इस समय उसका सामना शी फैंग से नहीं, बल्कि एक विशालकाय भालू से हो रहा हो। शी फैंग की ताकत से उसका हाथ पूरी तरह सुन्न हो गया था और उसे अपने शरीर को संभालने से पहले कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसके पास इतनी ताकत कैसे आ सकती है? पिछली बार जब एब्सोल्यूट हेवन और शी फैंग के बीच मुकाबला हुआ था, तब शी फैंग की ताकत इतनी भयानक नहीं थी। लेकिन अब जब उसने अपने ज्यादातर उपकरण बदल दिए हैं और अपग्रेड कर लिए हैं, जिससे उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं, तो वह न केवल शी फैंग से आगे निकल गया है, बल्कि उनके बीच का अंतर भी और बढ़ गया है। शी फैंग पर घात लगाकर हमला करने में असफल होने के बाद अब उसके लिए सीधे मुकाबले में शी फैंग को मारना असंभव था। वह केवल धैर्यपूर्वक अगले अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। एब्सोल्यूट हेवन को पीछे हटने पर मजबूर करने के बाद शी फैंग ने तुरंत एक बेसिक रीजनरेशन पोशन निकाला और उसे पी लिया। देखते ही देखते शी फैंग की एचपी 700 से अधिक अंक तक ठीक हो गई। परम स्वर्ग, लगता है तुम्हारी क्षमता बस इतनी ही है। तुम दोनों बार मुझे घात लगाकर मारने में नाकाम रहे, इसलिए अब बदला लेने की बारी मेरी है। आज मुझसे बचकर निकलने की कोशिश भी मत करना। शी फैंग ने परम स्वर्ग की ओर देखते हुए शांत मुस्कान बिखेरी, जो इस समय हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वह इस बात की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका और स्वीकार किया कि एब्सोल्यूट हेवन की हत्या करने की क्षमताएं बहुत ही शक्तिशाली थीं। एब्सोल्यूट हेवन न केवल दृढ़ता से शी फैंग का पीछा करते हुए इस स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहा, बल्कि उसने स्टील स्किन हिप्पो के खिलाफ लड़ाई के दौरान जैसे ही शी फैंग ने अपनी सतर्कता कम की, तुरंत घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। परिणामस्वरूप एब्सोल्यूट हेवन उसे लगभग मार ही डालने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश परम स्वर्ग को यह पता नहीं था कि बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला ने शी फैंग के शरीर को मजबूत कर दिया था, जिससे उस पर लगे मृत्यु बंधन की अवधि थोड़ी कम हो गई थी। अन्यथा वो सचमुच समाप्त हो जाता। अब जब वह सामान्य स्थिति में लौट आया था, तो उसने अपनी सहायता के लिए आइस ब्लू डेविल फ्लेम का इस्तेमाल किया। क्षति में 20% की वृद्धि कोई मामूली बात नहीं थी। क्या मजाक है? इस बार तो तुम महज किस्मत से बच गए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और मुझे यहाँ रोके रखने की तुम्हारी इच्छा पिछली बार भी नहीं कर पाए थे और इस बार भी नहीं कर पाओगे। परम स्वर्ग को लगा कि शी फैंग का घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है, उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। शी फैंग के शब्दों से उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगली बार शी फैंग को पूरी तरह हराने के लिए वह और भी जबरदस्त योजना बनाएगा। भाई फैंग, मैं मदद करूंगा। उसी क्षण ब्लैकी की दृष्टि वापस आ गई। उसने गुस्से से एब्सोल्यूट हेवन को घूरा और अपनी दुष्ट चाबुक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। शी फैंग ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। उसके खिलाफ मैं अकेला ही काफी हूँ। भाई फैंग, वह एक हत्यारा है, उसके पास जान बचाने के कई हुनर जरूर हैं। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। अगर वह भाग निकला तो अगर वह वापस आकर हम पर फिर से हमला करे तो हम क्या करेंगे?
ब्लैकी ने पहले भी एक हत्यारे के भागने के कई हुनर देखे थे। अगर सही तरीके से उसका मुकाबला न किया जाए तो एक हत्यारे के सामने कोई भी पूरी तरह बेबस हो जाएगा। चिंता मत करो, वह भाग नहीं सकता। ठीक है, फिर चूंकि शी फैंग ने जोर दिया, इसलिए ब्लैकी को केवल देखना ही पड़ा। शी फैंग ने ये शब्द इसलिए कहे थे ताकि परम स्वर्ग को उत्तेजित और उकसाया जा सके। परम स्वर्ग जैसे कुशल योद्धाओं को मारना आसान नहीं था। ऐसे योद्धाओं से निपटने के लिए पहले उन पर भावनात्मक हमला करना, उन्हें उकसाना और उनकी मानसिक स्थिति को अस्त व्यस्त करना जरूरी था। उसके बाद ही उनकी कमजोरी या खामी का पता लगाया जा सकता था। बदतमीज, तेरी जबान तो हद से ज्यादा चलती है। मैं देखना चाहता हूं कि तू मेरा रास्ता कैसे रोकेगा, एब्सोल्यूट हेवन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा, शी फैंग ने शांत मुस्कान बिखेरी। उसने विंड ब्लेड को सक्रिय किया और उसका शरीर परम स्वर्ग की ओर अग्रसर हो उठा। वैसे तो शी फैंग की गति पहले से ही बहुत तेज थी। अब पवन तलवार सक्रिय होने के बाद उसकी गति एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। वह पलक झपकते ही परम स्वर्ग के सामने पहुंच गया और 6 तलवारों ने तुरंत परम स्वर्ग के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार किया। इतनी तेज! एब्सोल्यूट हेवन अचंभित रह गया और उसने जल्दी से अपने खंजरों का इस्तेमाल करके हमलों को रोका। पेंग पेंग पेंग! आइस ब्लू डेविल फ्लेम से मिली अतिरिक्त शक्ति के कारण शी फैंग के हमलों को एब्सोल्यूट हेवन आसानी से रोक नहीं पा रहा था। तुरंत ही एब्सोल्यूट हेवन एक प्रतिकूल स्थिति में आ गया। उसने शी फैंग के हमलों को रोकने और चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर हमले के साथ उसे पीछे हटना पड़ा। बिना किसी कौशल का प्रयोग किए कई बार एक दूसरे पर वार करने के बाद शी फैंग ने एब्सोल्यूट हेवन पर एक ही वार किया। परिणामस्वरूप एब्सोल्यूट हेवन ने पल भर में 300 से अधिक एचपी खो दिए। धिक्कार है। असल में एब्सोल्यूट हेवन का इरादा तो शी फैंग के साथ कुछ ही दांव पेच आजमाना और उसके घमंड को चूर चूर करना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे लगातार पीछे हटना पड़ेगा। फिर भी एक माहिर होने का उसका गर्व यह मानने को तैयार नहीं था कि एक सामान्य मुकाबले में वह शी फैंग से हार गया है। जैसे ही जलती हुई तलवार उस पर वार करने वाली थी, एब्सोल्यूट हेवन ने अपने दांत पीसते हुए इस हमले से बचाव के लिए ब्लॉक स्किल का इस्तेमाल किया। यदि उस जलती हुई तलवार से उस पर एक और हमला हुआ तो वह निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देगा। अच्छा नहीं, अब जाने का समय है। हमारे गुणों और आक्रमण शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। शी फैंग से भिड़ने के बाद उसे उन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ गया था। ये बात उस नीली ज्वाला के संदर्भ में विशेष रूप से सच थी। हर बार जब उसका कोई उपकरण उसके संपर्क में आता तो उसकी मजबूती लगातार कम होती जाती। हालांकि उसका गुप्त चांदी श्रेणी का खंजर बेहतर स्थिति में था, हर वार से उसकी मजबूती में थोड़ी ही कमी आ रही थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से जो कवच प्राप्त किया था वह केवल रहस्यमय लोहे श्रेणी का था। शी फैंग की तलवार के एक ही वार से कवच की कुल मजबूती का 1/4 से अधिक हिस्सा कम हो गया था। अगर यही स्थिति बनी रही तो उसका सारा उपकरण जल्द ही बेकार हो जाएगा। अपने उपकरणों द्वारा प्रदान किए गए गुणों के बिना वह निश्चित रूप से शी फैंग की तलवारों के नीचे मारा जाएगा। इसलिए वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। आप बच नहीं सकते। शी फैंग ने एब्सोल्यूट हेवन को जरा भी मौका नहीं दिया और तुरंत विंडवॉक को सक्रिय कर दिया। भूत की गति से शी फैंग पलक झपकते ही एब्सोल्यूट हेवन तक पहुंच गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पलक झपकते ही 16 तलवारों की आकृतियां बना दी। तलवारों की इन आकृतियों ने एब्सोल्यूट हेवन को पूरी तरह घेर लिया और उनसे निकलती ज्वालाएं ऐसी लग रही थीं मानो वे एब्सोल्यूट हेवन को भस्म कर देंगी। एब्सोल्यूट हेवन को गहरा सदमा लगा। इतने सारे तलवारों के हमलों को रोकना उसके लिए नामुमकिन था। उसने तुरंत विंड स्टेप्स को सक्रिय किया और 1 सेकंड की अजेयता का इस्तेमाल करके सभी हमलों को रोक दिया। अपनी गति में जबरदस्त वृद्धि के साथ वह तुरंत स्टील्थ मोड में चला गया। मैंने कहा, तुम बच नहीं सकते। शी फैंग तुरंत उछल पड़ा। उसके हाथ में मौजूद सिल्वर लेक ने परम स्वर्ग के उन्नति पथ की ओर अग्नि और वज्र की शक्ति छोड़ी। परम स्वर्ग जानता था कि शी फैंग का यह हमला अत्यंत शक्तिशाली था। उसने तुरंत गायब होने की शक्ति का प्रयोग किया, जिससे उसे 1 सेकंड के लिए अजेयता प्राप्त हुई और वह थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन के बेहोश होने के प्रभाव से बच गया। थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन को सफलतापूर्वक रोकने के बाद एब्सोल्यूट हेवन के पास अब जीवनरक्षक कौशल नहीं बचा था। पिछली बार की तरह वह शी फैंग के पीछा छुड़ाने के लिए पेड़ों पर छलांग लगाने को तैयार था। इस क्षण उसे अचानक पता चला कि वह न तो कूद सकता है और न ही हिल सकता है। पता नहीं कब हुआ, उसके दोनों पैर जम गए थे और उसका पूरा शरीर भी दिखाई देने लगा था। मैंने पहले ही कहा है कि तुम बच नहीं सकते।
शी फैंग फ्रॉस्ट ग्रेनेड के प्रभाव से बेहद संतुष्ट था। उसने एक बार फिर 16 तलवारों की छवियों का एक समूह एब्सोल्यूट हेवन पर वार करते हुए भेजा। इस बार एब्सोल्यूट हेवन के पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने अपनी कतारों से आने वाले हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की। 2 तलवारें, 4 तलवारें, 6 तलवारें। जब तक एब्सोल्यूट हेवन ने 11वीं तलवार को रोका तब तक वह शेष तलवारों का सामना करने में असमर्थ हो चुका था। वह असहाय होकर देखता रहा कि तलवारों की छवियां एक के बाद एक उसके सिर के ऊपर प्रकट होकर उसे भेद रही थीं, जिससे उसे -300 से अधिक और यहां तक कि -400 अंक तक का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा उसके शरीर पर लगे उपकरणों की मजबूती तेजी से घट रही थी। जब तक एब्सोल्यूट हेवन का एचपी 0 तक पहुंचा तब तक उसके शरीर पर लगे सभी उपकरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। परम स्वर्ग को असहनीय पीड़ा हुई और वह अपने दांत पीसने लगा। ये सभी उपकरण उसने काफी समय व्यतीत करने के बाद एक एक करके एकत्र किए थे। फिर भी अब वे सब नष्ट हो चुके थे। उसे केवल इस बात की खुशी थी कि गुप्त रजत श्रेणी के 2 खंजर, जो उसके लिए जीवन के समान ही कीमती थे, नष्ट नहीं हुए थे। इसके तुरंत बाद परम स्वर्ग का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम बचकर नहीं जा पाओगे। तुम्हारा हथियार मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। शि फैंग ने मुस्कुराते हुए उस चांदी के रंग के खंजर की ओर देखा जिसे परम स्वर्ग ने गिरा दिया था और उसे उठा लिया। उनकी मृत्यु के बाद परम स्वर्ग हवा के साथ विलीन हो गया। शी फैंग ने एब्सोल्यूट हेवन द्वारा गिराए गए खंजर से खेलना शुरू कर दिया। ब्लेड की धार हवा को भी चीर सकती थी। इतनी तीक्ष्णता वाला खंजर तो वाकई दुर्लभ वस्तु थी। हत्या का ब्लेड। शी फैंग ने खंजर के बारे में दी गई जानकारी पर एक नज़र डाली और पाया कि यह हथियार वास्तव में हत्यारों के लिए एक विशेष वस्तु थी। हत्या का ब्लेड खंजर, गुप्त चांदी रैंक, स्तर 8, आक्रमण शक्ति जोड़ 5-1, शक्ति जोड़ 5, चपलता जोड़ 1-2, आक्रमण गति जोड़ 2, टिकाऊपन 35/60, अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल। शार्प एज। हमलों में 15% संभावना होती है कि वे आर्मर ब्रेक प्रभाव उत्पन्न करें, जिससे लक्ष्य की रक्षा 10 सेकंड के लिए 50% कम हो जाती है। ये प्रभाव एक साथ कई बार नहीं जुड़ता। श्रेणी प्रतिबंध। हत्यारा। इतनी उच्च आक्रमण शक्ति और चपलता के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एब्सोल्यूट हेवन शी फैंग को इतना भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। हत्या की यह तलवार एक ऐसा हत्यारा हथियार था जिसे उपयोगकर्ता की आक्रमण शक्ति और गति बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये फुर्तीले हत्यारों का पसंदीदा हथियार था। शी फैंग के अनुमान के अनुसार हत्या की तलवार की कीमत कम से कम एक सोने का सिक्का थी। इस मृत्यु के बाद परम स्वर्ग को शायद उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। शी फैंग ने हत्या की तलवार को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पहले शी फैंग को एब्सोल्यूट हेवन के लगातार उसका पीछा करने और अचानक उस पर हमला करने से डर लगता था। अब जब शी फैंग ने आइस ब्लू डेविल फ्लेम का इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट हेवन को बुरी तरह हराया, तो न केवल उसका एक स्तर कम हो गया, बल्कि उसके शरीर पर लगे सारे उपकरण भी नष्ट हो गए। मरने के बाद एब्सोल्यूट हेवन ने अपनी ब्लेड ऑफ असैसिनेशन भी गिरा दी। अब लंबे समय तक एब्सोल्यूट हेवन दोबारा मुसीबत खड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा। भाई फैंग, आप तो कमाल के हैं। अभी अभी तो आप मानो अग्नि देवता का अवतार लग रहे थे। दूर से ही देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जल रहा हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तलवारबाजों में इतनी कला होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी तलवारबाज ही बनना चुनता। अगर भविष्य में मैं इस कला का इस्तेमाल लड़कियों को पटाने के लिए करूं तो हर बार से एक न एक लड़की को जरूर पटा लूंगा। ब्लैकी जोश से दौड़कर शी फैंग के पास पहुंचा। उसकी आंखों में असीम ईर्ष्या थी क्योंकि शी फैंग के शरीर पर बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला छाई हुई थी। जहां तक शी फैंग द्वारा एब्सोल्यूट हेवन को मारने की बात है, ब्लैकी ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ब्लैकी की नज़र में हालांकि एब्सोल्यूट हेवन एक माहिर योद्धा था, फिर भी वह मार्शल यूनियन का एक साधारण खिलाड़ी ही था। शी फैंग द्वारा उसे मार गिराना उसके लिए बहुत सामान्य बात थी। दूसरी ओर शी फैंग के चारों ओर फैली नीली लो वास्तव में चौंकाने वाली थी। ब्लैकी द्वारा आइस ब्लू डेविल फ्लेम को लड़कियों को पटाने के एक उपकरण के रूप में वर्णित करते हुए सुनकर शी फैंग अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ब्लैकी के मन में हर दिन क्या चल रहा होता है। यह ज्वाला तलवारबाज का कौशल नहीं है, यह एक रहस्यमय ज्वाला है और यह खिलाड़ी के आक्रमण की क्षति को बढ़ा सकती है, शी फैंग ने समझाया। रहस्यमयी ज्वाला। ब्लैकी का चेहरा हैरानी से भर गया। हालांकि ब्लैकी को रहस्यमयी ज्वाला के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये सुनकर कि यह खिलाड़ी के आक्रमण की शक्ति को बढ़ा सकती है,
उसे यकीन हो गया कि यह वाकई एक बेहद कीमती चीज है। शी फैंग के पास ऐसी चीज देखकर ईर्ष्या होने के बजाय उसका दिल खुशी से भर गया। रहस्यमयी ज्वाला के साथ शी फैंग पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। देखते हैं कौन अब भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करता है। इसी क्षण लोनली स्नो भी दलदली दरियाई घोड़ों से लूटा हुआ सामान उठाकर जल्दी से वहां पहुंचा। जब उसने देखा कि शीफैंग का पूरा शरीर लपटों से घिरा हुआ है, जिससे अत्यधिक गर्मी निकल रही है और शीफैंग इन चमकीली नीली लपटों को नियंत्रित भी कर पा रहा है, तो वह भी बेहद हैरान रह गया। उसने लगभग शीफैंग को एक छिपी हुई प्रतिभा मान लिया था। हालांकि ब्लेकी की व्याख्या सुनने के बाद लोनली स्नो को भी समझ आ गया कि बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला कितनी कीमती और शक्तिशाली है। आइस ब्लू डेविल फ्लेम निश्चित रूप से शीफैंग के रहस्यों में से एक था। अगर दूसरों को इस रहस्य के बारे में पता चल जाता तो निश्चित रूप से बहुत सारे खिलाड़ी आइस ब्लू डेविल फ्लेम को पाने की होड़ में लग जाते। इसके अलावा शीफैंग का इस रहस्य को उनके साथ साझा करने की इच्छा ये दर्शाती थी कि वह उन पर कितना भरोसा करता था। केवल यही भरोसा लोनली स्नो को यह महसूस कराने के लिए काफी था कि शीफैंग के लिए प्रयास करना सार्थक है। अभी बात नहीं करते, हमें स्टील स्किन्ड हिप्पो से छुटकारा पाना चाहिए और जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। एब्सोल्यूट हेवन के पुनर्जीवित होने के बाद वह मार्शल यूनियन के अन्य खिलाड़ियों को यहां बुलाकर हमें घिरने का आदेश दे सकता है। शीफैंग ने आगे कुछ नहीं कहा और मुड़कर स्टील स्किन्ड हिप्पो की ओर दौड़ पड़ा। ब्लैकी को भी पता था कि वे इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। उसने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, जिससे शीफैंग को स्टील स्किन्ड हिप्पो पर हमला करने और उसे रोकने में मदद मिली। हालांकि स्टील स्किन्ड हिप्पो के पास उच्च एचपी और रक्षा क्षमता थी, लेकिन उसकी सीमित दृष्टि सीमा के कारण शीफैंग के लिए उसे मारना आसान होना तय था। अब शीफैंग को बस इतना करना था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करे और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाए। अपने सभी कौशलों का इस्तेमाल करने के बाद वह भागने की कोशिश करेगा। इस बीच ब्लैकी दूर से लगातार हमला करता रहेगा, और जैसे ही शीफैंग अपने सभी कौशलों का इस्तेमाल पूरा करेगा, ब्लैकी ईविल विप का इस्तेमाल करके स्टील स्किन्ड हिप्पो को रोके रखेगा। फिर लोनली स्नो भी चार्ज और ब्रेक का इस्तेमाल करके भाग जाएगा। जब शीफैंग स्टील स्किन्ड हिप्पो से 25 गज से ज्यादा दूर हो जाएगा तो स्टील स्किन्ड हिप्पो अपना निशाना खो देगा और बेवकूफी से इधर उधर भागने लगेगा। शीफैंग के कौशलों का कूलडाउन खत्म होते ही वह फिर से हमला शुरू कर देगा और यही चक्र बार बार दोहराता रहेगा। इस बार शीफैंग ने अपनी ताकत को छिपाकर नहीं रखा। उसने तुरंत आइस ब्लू डेविल फ्लेम का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी क्षति क्षमता 20% बढ़ गई। साथ ही बर्फ और आग से संबंधित कौशलों की शक्ति में 40% की वृद्धि हुई। इस बढ़ोतरी के साथ ही स्टील स्किन्ड हिप्पो पर शीफैंग का हमला करने की क्षमता में अचानक जबरदस्त उछाल आया। अब तो उसके सामान्य हमले भी लगभग 50 से 60 का नुकसान पहुंचा सकते थे। वहीं थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन की मदद से स्टील स्किन्ड हिप्पो को 400 से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता था। भले ही स्टील स्किन्ड हिप्पो की एचपी हेल्थ अधिक थी, फिर भी भयंकर हमले के कारण वह तेजी से कम होती चली गई। कुछ मिनट बाद स्टील की चमड़ी वाले दरियाई घोड़े ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मरने के बाद उसने 4 चीजें गिराईं और बड़ी मात्रा में अनुभव EXP दिया। इन 4 वस्तुओं में से 2 लेवल 15 के कांस्य उपकरण थे, जबकि शेष एक टियर 1 स्ट्रेंथ जैमस्टोन और कांस्य श्रेणी की चमड़े की सामग्री थी। शैडो ब्लेसिंग का प्रभाव यहां पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। अन्यथा बहुत सारा EXP देने के अलावा एक लेवल 15 एलीट ज्यादा से ज्यादा एक उपकरण और कुछ सामग्रियां ही देता है। चलो कहीं और जाकर दलदली दरियाई घोड़ों का शिकार करते हैं। स्टील स्किन्ड हिप्पो को मारने के बाद शीफैंग ब्लैकी और लोनली स्नो को एक और पीसने वाली जगह पर ले गया। शांत दलदल आकार में अत्यंत विशाल था। इसका आकार गेल घाटी से कम 2 से 3 गुना बड़ा था। वहीं दलदली दरियाई घोड़ों का निवास स्थान पूरे शांत दलदल के 10वें हिस्से में फैला हुआ था। इसके अलावा वे पूरे शांत दलदल में बिखरे हुए थे। मार्शल यूनियन के 1 से 200 सदस्यों के साथ उनके लिए शीफैंग के दल का सफलतापूर्वक पता लगाना बेहद मुश्किल होता। इसके अलावा शीफैंग साइलेंट स्वैम्प से अच्छी तरह वाकिफ था। अपने पिछले जन्म में वह 20 दिनों से अधिक समय तक इस जगह पर रह चुका था, इसलिए उसे पता था कि किन स्थानों पर दलदली दरियाई घोड़ों की संख्या सबसे अधिक है और किन स्थानों पर वे सबसे तेजी से दोबारा पैदा होते हैं। शीफैंग को साइलेंट स्वैम्प में मौजूद एलीट राक्षसों के पैदा होने के स्थान भी पता थे। हालांकि फिलहाल उनके 3 लोगों के दल की ताकत के साथ वे केवल स्टील स्किन्ड दरियाई घोड़े से ही निपट सकते थे, क्योंकि अन्य एलीट राक्षसों में कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी।
अगर वे इन एलीट राक्षसों का सामना करते तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। यहाँ लेवल बढ़ाना वाकई शानदार है। पहले तो मुझे लगा था कि गेल वैली में लेवल बढ़ाने की गति बहुत तेज है, लेकिन यहाँ आए हुए 2 घंटे से भी कम समय में मैं लेवल 9 पर पहुँच गया हूँ। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 3 घंटे के अंदर मैं जरूर लेवल 10 पर पहुँच जाऊंगा और व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश कर पाऊंगा। इस रफ्तार से तो उन प्रमुख गिल्डों के एलीट सदस्य शायद अभी लेवल 9 पर ही पहुंचे होंगे। ब्लैकी ने उत्साह से कहा, अगर कोला और बाकी लोग जिंदा होते और अभी हमारे साथ होते तो हम 6 लोग आज ही व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश कर जाते और व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने वाले पहले दल बन जाते। लोनली स्नो ने ब्लैकी के कथन से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उन्हें भी यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं हुई कि शी फैंग द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान करने से उन्हें कितना स्फूर्तिदायक अनुभव हो रहा था। ये शक्ति प्रदान करने की गति अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज थी। यदि मार्शल यूनियन उन्हें घेरकर अभी मार भी डाले तो शी फैंग के साथ होने से वे जल्दी ही अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे। उन्हें मार्शल यूनियन जैसे बड़े गिल्ड से टकराव का बिल्कुल भी डर नहीं था। रेड लीफ टाउन, झुगी बस्ती। एब्सोल्यूट हेवन इस समय एन्चांटेड बार में बैठकर अपने गम भुलाने के लिए शराब पी रहा था। जब बाकी लोगों ने उसे देखा तो वे सब आज्ञाकारी होकर एक कोने में हट गए और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसका कारण एब्सोल्यूट हेवन से निकलने वाली जानलेवा ऊर्जा थी। कोई भी उस ऊर्जा के संपर्क में आने को तैयार नहीं था। धिक्कार है, इस बार तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देर सवेर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। हालांकि एब्सोल्यूट हेवन को अपने लेवल खोने का दुख नहीं हुआ, लेकिन खोए हुए उपकरणों को लेकर मामला बिल्कुल अलग था। खासकर ब्लेड ऑफ असैसिनेशन के मामले में अगर वह थोड़ा समय देता तो अनुभव EXP के मामले में आसानी से बराबरी कर सकता था। लेकिन उपकरणों के मामले में स्थिति अलग थी। खासकर उच्च स्तरीय उपकरणों के लिए यह बात बिल्कुल सच थी। ये उच्च स्तरीय उपकरण केवल राक्षसों को मारकर या उच्च स्तरीय मिशन पूरे करके ही प्राप्त किए जा सकते थे। इन्हें थोड़े समय में हासिल करना संभव नहीं था। इन्हें प्राप्त करने के लिए अवसर की भी आवश्यकता होती थी। आखिर वो नीली ज्वाला क्या है? अपना हथियार धारण करने के बाद वो मेरे रहस्यमयी लोहे के उपकरणों को इतनी आसानी से नष्ट कर सकता था और मेरे गुप्त चांदी के हथियारों की मजबूती को भी काफी कम कर सकता था। शी फैंग के शरीर को घेरने वाली बर्फीली नीली शैतानी ज्वाला को याद करके परम स्वर्ग भय से कांप उठा। हर खिलाड़ी के लिए अपने उपकरणों का नष्ट होना मृत्यु का सामना करने से कहीं अधिक भयानक होता है। भविष्य के बारे में सोचे तो हर बार जब वह शी फैंग से लड़ता तो उसे अपने सारे मेहनत से हासिल किए गए बेहतरीन उपकरणों के नष्ट होने का खतरा रहता। ये सचमुच एक बुरा सपना था। भाई एब्सोल्यूट हेवन, बहुत दिनों बाद मिले। मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी हमेशा की तरह शराब पीना पसंद करते हैं। काले रंग का लबादा पहने एक छोटी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एब्सोल्यूट हेवन के सामने बैठते हुए कहा। साउथ वोल्फ, तुम्हें मुझसे मिलने का समय क्यों मिला? जब एब्सोल्यूट हेवन ने उससे बात कर रहे व्यक्ति की ओर देखा तो उसका पहले वाला उदासीन रवैया पूरी तरह गायब हो गया। बेशक, ये तो आपको बधाई देने के लिए है, साउथ वुल्फ नाम के उस आदमी ने हंसते हुए कहा। क्या आप हमेशा से अंडरवर्ल्ड में शामिल होना नहीं चाहते थे? अभी उच्च अधिकारियों ने आपकी क्षमता को पहचान लिया है और आपको अंडरवर्ल्ड का बाहरी सदस्य बनने का अधिकार मिल चुका है। भविष्य में आप भी अंडरवर्ल्ड के सदस्यों में से एक होंगे। मुझे लगता है कि आप इसका मतलब समझते होंगे, है ना? क्या मैंने परीक्षा पास कर ली? एब्सोल्यूट हेवन खुशी से उछलने ही वाली थी। शी फैंग के हाथों मारे जाने से एब्सोल्यूट हेवन को जो निराशा और अवसाद महसूस हुआ था वह तुरंत दूर हो गया। उसे अब हत्या की तलवार खोने का भी कोई दुख नहीं था, क्योंकि पाताल लोक में शामिल होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के लिए एब्सोल्यूट हेवन ने पूरे 3 साल 1 दर्जन से अधिक आकलन और परीक्षणों से गुजरने में बिताए थे। अब आखिरकार उसे अंडरवर्ल्ड की मान्यता मिल गई और वह आधिकारिक तौर पर अंडरवर्ल्ड के बाहरी सदस्यों में से एक बन गया। अंडरवर्ल्ड एक बेहद रहस्यमयी संगठन था। वास्तविक दुनिया में इसकी ताकत बेहद खौफनाक थी। इसके पास मौजूद संसाधन, प्रभाव और जानकारी किसी भी बाहरी व्यक्ति की कल्पना से परे थी। अंडरवर्ल्ड के कुछ बाहरी सदस्यों की पहचान ही, जिनके बारे में एब्सोल्यूट हेवन को पता था, उसे बेहद आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी। हालांकि अज्ञात कारणों से अंडरवर्ल्ड ने लगभग 10 साल पहले वर्चुअल रियलिटी गेम्स में निवेश करना शुरू कर दिया था। अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के लिए वास्तविक दुनिया के हत्यारे एब्सोल्यूट हेवन ने भी वर्चुअल रियलिटी गेम खेलना शुरू कर दिया था। इस समय पाताल लोक का ध्यान ईश्वर के क्षेत्र पर अभूतपूर्व रूप से केंद्रित था।
इसीलिए परम स्वर्ग ने स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के क्षेत्र में समर्पित करने का निर्णय लिया। अब जब वह अंततः पाताल लोक का बाहरी सदस्य बनने में सफल हो गया था, तो भला वह उत्साहित क्यों न होता। वाह क्या बात है! पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम लेवल 9 पर थे। अब तुम लेवल 8 पर क्यों हो? तुम्हें किसी खिलाड़ी ने तो नहीं मारा होगा, है ना? साउथ वुल्फ नाम के उस आदमी ने अपना ड्रिंक खत्म करते हुए मजाक किया। उन्हें एब्सोल्यूट हेवन की ताकत का पूरा अंदाजा था। एब्सोल्यूट हेवन यकीनन एक उच्च कोटि का हत्यारा था। इसके अलावा उसके पास मौजूद सभी उपकरण बेहतरीन गुणवत्ता के थे और उसके पास गुप्त चांदी के हथियार भी थे। उसने कई दुर्लभ उन्नत कौशल भी सीखे हुए थे। रेड लीफ टाउन में बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी थे जो सीधे एब्सोल्यूट हेवन का सामना कर सकते थे। इसके अलावा इनमें से अधिकांश खिलाड़ियों की जीत दर 60% से अधिक नहीं होती। जहां तक उन खिलाड़ियों की बात है जिनकी जीत का प्रतिशत 80% या उससे अधिक होता, तो पूरे रेड लीफ टाउन में केवल प्रसिद्ध स्नो गॉडेस ही इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकती थी। अन्य खिलाड़ियों के लिए यह बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा यदि परम स्वर्ग भी भागने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे, तो हिम देवी भी उसे रोक नहीं पाएंगी। अब जबकि एब्सोल्यूट हेवन का स्तर एक पायदान नीचे गिर गया है, इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐसा किसी उच्च कठिनाई वाले मिशन को पूरा करते समय उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण हुआ हो। हालांकि साउथ वुल्फ के ऐसा कहने के बाद एब्सोल्यूट हेवन का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसका मूड बेहद खराब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है ना? क्या सच में किसी ने तुम्हारी हत्या की है? किसने की? कहीं तुमने जाकर हिम देवी को उकसा तो नहीं दिया? हे कोमल हिम, तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते, है ना? उन्हें भी उकसाने की हिम्मत कैसे हुई? एब्सोल्यूट हेवन के गंभीर चेहरे को देखकर साउथ वुल्फ तुरंत समझ गया कि उसका अनुमान सही था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अचानक अपने मुंह में मौजूद सारी शराब थूक दी। वीकनिंग कास्ट नामक कौशल पुस्तिका थी। ये कौशल लक्ष्य के सभी गुणों को 15% तक कम कर देता था, किए गए नुकसान को 15% तक घटा देता था और लक्ष्य को मिलने वाले अंधकार के नुकसान को 10% तक बढ़ा देता था। ये कर्समैंसर्स के प्रमुख कौशलों में से एक था। ईविल विप द्वारा त्रिसिर वाले सर्प दानव को बांधने और प्रतिबंधित करने के अलावा और साथ ही लोनली स्नो के चार्ज और ब्रेक की मदद से शी फैंग आसानी से इस राक्षस से निपट सकता था। 3 सिर वाले नाग दानव का मुख्य आक्रमण लंबी दूरी से विष से किया जाने वाला हमला था। ये विष अत्यंत भयानक था और यहां तक कि 15वें स्तर का एमटी भी इसके लगातार होने वाले नुकसान को सहन नहीं कर पाता था। इसके अलावा सामान्य विषनाशक भी इसके विरुद्ध पूरी तरह अप्रभावी थे। अच्छी बात यह थी कि 3 सिर वाले नाग दानव का शारीरिक नुकसान बहुत कम था। इसके अलावा त्रिमुख सर्प दानव की रक्षा शक्ति इस्पात चमड़ी वाले दरियाई घोड़े की तुलना में बहुत कम थी। केवल शी फैंग के सामान्य हमलों से ही सर्प दानव को -150 से अधिक का नुकसान हो सकता था। थंडरिंग स्ट्राइक के डैमेज एम्प्लीफिकेशन प्रभाव के साथ शी फैंग के प्रत्येक सामान्य हमले से लगभग -200 का नुकसान हो सकता था। यदि वह किसी कौशल का उपयोग करता तो होने वाला नुकसान 300 से 400 अंक तक पहुंच जाता। केवल 15,000 एचपी के साथ त्रिमुख सर्प राजा के पास शी फैंग के भयानक हमले के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। लगभग 10 मिनट बाद 3 सिर वाले सांप ने दर्द भरी चीख निकाली और उसका शरीर नदी में जा गिरा। साथ ही उसने 5 वस्तुएं भी गिरा दी। भाई फैंग, आपकी किस्मत तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। अब तो मेरी किस्मत से भी बेहतर हो गई है। शी फैंग द्वारा मारे गए राक्षस से गिर रही ढेर सारी अच्छी वस्तुओं को देखकर ब्लैकी ने उत्सुकता से टिप्पणी की। उसकी यादों के अनुसार पहले शी फैंग का भाग्य अच्छा नहीं था। अगर वह कुलीन राक्षसों को भी मारता था तो उसे ज्यादा से ज्यादा एक कांस्य उपकरण मिलता था। अब उसे कम से कम 3 कांस्य उपकरण मिलते थे और यहां तक कि दुर्लभ सामग्रियां या कौशल पुस्तकें भी। ये सचमुच अविश्वसनीय था। हा, ये तो राज है। शी फैंग मुस्कुराया। वो स्वाभाविक रूप से ये बात जाहिर नहीं करेगा कि ये शैडो ब्लेसिंग की वजह से हुआ था। किस्मत में आए 3 अंकों का असर ब्लैकी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद शी फैंग ने लूटी हुई चीजें उठाई और उसमें एक जानी पहचानी वस्तु पाए। अरे, क्या ये फ्रीजिंग शैडो नहीं है? इसे देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। भाई फैंग, क्या गिरा? ब्लैकी ने पूछा। लोनली स्नो भी बहुत जिज्ञासु थी। हमें काफी अच्छी फसल मिली है। हमें 2 लेवल 15 के कांस्य उपकरण, 1 लेवल 15 का रहस्यमयी लोहे का उपकरण, एक दुर्लभ कालकोटरी टेलीपोर्ट स्क्रॉल और एक उपभोग्य वस्तु फ्रीजिंग शैडो मिली है। हमने तो मानो जैकपॉट जीत लिया है। शी फैंग ने दोनों को दिखाने के लिए सभी वस्तुओं के गुणधर्म प्रदर्शित किए। अब जब 3 सिर वाला सांप मर चुका है तो दूसरा सांप 2 दिन बाद ही प्रकट होगा।
तो चलिए दलदली दरियाई घोड़ों का शिकार जारी रखते हैं। जैसे ही शी फैंग और अन्य लोग दलदली दरियाई घोड़ों को पीसना जारी रखने वाले थे, शी फैंग को अचानक एक संचार अनुरोध प्राप्त हुआ। साउथ वुल्फ कौन है? शी फैंग ने कॉलर आईडी देखी और पाया कि यह एक अजनबी था। इतना ही नहीं, उसकी यादों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। चूंकि यह कोई अनजान व्यक्ति है, तो चलो इसे अस्वीकार कर देते हैं। इतना कहकर शी फैंग ने कॉल को अस्वीकार कर दिया। शी फैंग द्वारा कॉल अस्वीकार करने के बाद उसने दलदली दरियाई घोड़ों की तलाश जारी रखी। उन्होंने सचमुच अस्वीकार कर दिया। साउथ वुल्फ ने अस्वीकृति की सूचना देखी और उसके दिल में बेचैनी सी महसूस हुई। सामान्यतः सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उनसे बातचीत करने की उत्सुकता रखते थे, परंतु अब उन्हें ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा। यह उनके लिए निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व घटना थी। हालांकि ऊपर वालों ने उसे पहले ही शी फैंग से संपर्क करने का आदेश दे दिया था, इसलिए वह केवल इसे सहन कर सकता था और शी फैंग से संपर्क करने का प्रयास जारी रख सकता था। जब उसने शी फैंग और ज्वाला के बारे में जानकारी दी तो अंडरवर्ल्ड ने ज्वाला के प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने तुरंत पाया कि ज्वाला वास्तव में अत्यंत मूल्यवान थी और 70% से अधिक संभावना थी कि यह एक एपिक श्रेणी की वस्तु हो सकती है। इसलिए अंडरवर्ल्ड के लिए ज्वाला प्राप्त करने के लिए साउथ वुल्फ को शी फैंग के साथ बातचीत करने का कार्य सौंपा गया। साउथ वुल्फ ने गहरी सांसें लीं और खुद को शांत किया। फिर उसने शी फैंग को एक और संचार अनुरोध भेजा। हालांकि संचार के लिए किए गए हर एक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखते हैं तुम कब तक मेरे कॉल रिजेक्ट करते रहोगे। साउथ वुल्फ ने एक बार फिर कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजी। ये तो बहुत परेशान करने वाला है। शी फैंग ने एक बार फिर अनुरोध अस्वीकार कर दिया। फिर उसने सिस्टम की सेटिंग बदलकर अजनबियों से आने वाली कॉल को बंद कर दिया। सिस्टम इंटरफेस को बंद करने के बाद शी फैंग को अचानक महसूस हुआ कि दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और निर्मल हो गई है। लीडर, मुझे यहाँ एक बहुत ही खास जगह मिली है। नदियाँ सचमुच हवा में बह रही हैं। चांदी जैसे रंग की नदी में ढेर सारी सुनहरी मछलियाँ तैर रही हैं। और ये सभी मछलियाँ लेवल 20 की स्पेशल एलीट है। लोनली स्नो ने पार्टी चैट में अचानक उत्साह से भरी आवाज में कहा। लेवल 20 की स्पेशल एलीट मछलियों का झुंड। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा? लोनली स्नो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही देखा? ब्लैकी को लोनली स्नो की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। स्पेशल एलीट, वे साधारण एलीट मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इसका कारण ये था कि स्पेशल एलीट किसी विशेष क्षेत्र में बेहद निपुण होते थे। अगर गति के मामले में नहीं, तो वे या तो शक्ति, जादू या किसी अन्य क्षेत्र में निपुण होते थे। गॉड्स डोमेन में स्पेशल एलीट की संख्या बहुत कम थी और उनकी दुर्लभता रेयर एलीट के बराबर थी। स्पेशल एलीट के समूह को ढूंढना तो दूर, उनमें से किसी एक से मिलना भी बेहद मुश्किल था। ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको इसकी तस्वीर भेज दूंगा। तस्वीर देखने के बाद वाकई लोनली स्नो की बात सही साबित हुई। तस्वीर में दिख रहा स्थान धरती पर किसी जादुई दुनिया जैसा था, बेहद खूबसूरत। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि अंधेरे और नमी से भरे साइलेंट स्वैम्प में ऐसा स्थान भी हो सकता है। चांदी जैसी चमकती नदी में सैकड़ों बड़ी सुनहरी मछलियां थीं और वे सभी शानदार ढंग से चमक रही थीं, जिससे एक चकाचौंध भरा दृश्य बन रहा था। सुनहरे रंग की मछली। शी फैंग नदी में तैरती सुनहरी मछली को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके मन में एक विचार आया, इसके निर्देशांक क्या हैं? मैं तुरंत आता हूँ। जब शी फैंग और ब्लैकी चांदी के रंग की नदी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह नदी वास्तव में अपनी जगह से हिल रही थी, हालांकि इसकी गति बहुत धीमी थी। शी फैंग और ब्लैकी इस नदी का पता केवल लोनली स्नो के लगातार पीछा करने के कारण ही लगा पाए थे। जैसा कि उम्मीद थी, ये स्टार रिवर वैली है। शी फैंग मुस्कुराया। स्टार रिवर वैली गॉड्स डोमेन में दुर्लभ चमत्कारों में से एक थी। ये चमत्कार आमतौर पर लेवल 50 से नीचे के मैप्स पर दिखाई देते थे। जो भी खिलाड़ी ऐसे चमत्कारों को देखने में सक्षम होते थे, वे बेहद भाग्यशाली होते थे, क्योंकि यह मुलाकात एक अवसर का प्रतिनिधित्व करती थी। शी फैंग ने एक बार सुना था कि एक खिलाड़ी ने स्टार रिवर वैली से फाइन गोल्ड रैंक की वस्तु प्राप्त की थी। यहाँ तक कि एक खिलाड़ी ने एपिक रैंक की वस्तु भी प्राप्त की थी, जिससे अन्य लोग ईर्ष्या करने लगे थे। हालांकि ऐसी अफवाहें भी थीं कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। भाई फैंग, हम इन बड़ी सुनहरी मछलियों से कैसे निपटें? चांदी जैसे रंग की नदी में तैरती हुई उन सभी बड़ी सुनहरी मछलियों को देखकर ही ब्लैकी को सिरदर्द होने लगा। गोल्डन फिश स्पेशल एलीट स्तर 20।
HP 1,00,000/1,00,000। गोल्डन फिश के लेवल सेपरेशन, अटैक और डिफेंस को नजरअंदाज करते हुए भी केवल उनका 100,000 HP ही किसी व्यक्ति को निराशा में डालने के लिए काफी था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये सुनहरी मछलियां एक ऐसी नदी में तैर रही हैं जो हवा में तैर रही है। मैंने पहले भी इसका परीक्षण किया था और मैं उन पर हमला करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया था। हालांकि अगर हम पूरी तरह से ब्लैकी के जादुई हमलों पर निर्भर रहे तो उनसे होने वाला नुकसान सुनहरी मछलियों की ठीक होने की गति के बराबर भी नहीं होगा। लोनली स्नो ने कहा, नेता, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? चलिए पहले आसपास का जायजा लेते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए, शी फैंग ने कहा। यह शिफैंग की स्टार रिवर वैली की पहली यात्रा थी। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उन्हें भरपूर फसल मिल सकती है, संभवतः उन्हें 1 या 2 कीमती सोने की वस्तुएं भी मिल सकती हैं। ब्लैकी और लोनली स्नो ने स्टार रिवर वैली के पूरे क्षेत्र में खोजबीन शुरू कर दी। 10 मिनट से अधिक समय तक खोज करने के बाद ब्लैकी को एक बुजुर्ग व्यक्ति हवा में तैरता हुआ मिला। बुजुर्ग व्यक्ति मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए मछली पकड़ रहा था। भाई फैंग, मुझे यहाँ एक NPC मिला है, ब्लैकी ने उत्साह से कहा। मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा, शी फैंग ने भी उत्साहित होते हुए कहा। NPC बुजुर्ग का नाम फाउस्ट था और वह एक लेवल 100 का NPC था जो शी फैंग और अन्य लोगों को आसानी से दबाने में सक्षम था। आदरणीय बुजुर्ग जी, क्या हम आपकी किसी काम में मदद कर सकते हैं? शी फैंग ने आदरपूर्वक कहा। बुजुर्ग फाउस्ट ने मानो शी फैंग की बात नहीं सुनी। उनकी पलकें बंद थीं और वे चुपचाप मछली पकड़ते रहे। वह बहरा तो नहीं हो सकता, है ना? ब्लैकी ने कहा। वह बहरा तो नहीं हो सकता, है ना? मुझे लगता है उसकी सुनने की क्षमता कमजोर है। आखिरकार उस NPC की सेटिंग एक बूढ़े आदमी की है, इसलिए उसकी सुनने की क्षमता कमजोर होनी चाहिए थी। अगर हम जोर से बोले तो उसे हमारी आवाज सुनाई देनी चाहिए, लोनली स्नो ने सिर हिलाया। ये बूढ़ा महान फाउस्ट है। तुम साहसी लोग सचमुच बदतमीज हो, इस बूढ़े के बारे में इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये बूढ़ा तुम दोनों को सजा देगा। फाउस्ट ने अचानक अपनी आंखें खोली। हवा में तैरते हुए उसने ब्लैकी और लोनली स्नो दोनों को देखा और गुस्से भरी आवाज में बोला, कार्दाशियन परिवार की वह लड़ाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। द वैम्पायर डायरीज के वो पल जिन्हें फैंस आज भी भुला नहीं पाए हैं। टीवी शो के वो पल जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा। अरे बाप रे, यह NPC तारीफों पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब हम उसके बारे में बुरा बोलते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। क्या उसका IQ कुछ ज्यादा ही नहीं है? ब्लैकी हैरान रह गया। लोनली स्नो भी बेहद सदमे में थी। हालांकि इससे पहले कि वे दोनों अपने सदमे से उबर पाते, फाउस्ट ने लापरवाही से उनकी ओर उंगली उठाई। वे दोनों अचानक हवा में बहुत ऊपर उठ गए, फिर जमीन पर गिर पड़े और गिरने से बाल बाल बचे। उन दोनों को सबक सिखाने के बाद फाउस्ट ने फिर से मछली पकड़ना शुरू कर दिया। तुम दोनों, शी फैंग ने पार्टी चैट में हंसते हुए कहा, गॉड्स डोमेन के NPC बेहद बुद्धिमान होते हैं। खासकर लगभग सभी उच्च स्तरीय NPC। वे आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। भविष्य में तुम दोनों को शक्तिशाली NPC का सम्मान करना चाहिए। इस बार फाउस्ट ने तुम्हें एक हल्का सबक सिखाया है। अगर वह सचमुच क्रोधित हो गया तो संभव है कि वह तुम्हें मार भी डाले। शी फैंग के पिछले जीवन में कई खिलाड़ियों ने NPC गैर प्राथमिक पात्रों का अनादर किया था। अंततः उन्हीं NPC ने उन्हें मार डाला। शी फैंग ने इससे भी गंभीर मामले देखे थे जहां NPC मिलते ही खिलाड़ी को मार डालते थे। भाई फैंग, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ब्लैकी ने शिकायत की। मैं ये कहना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही आप लोगों ने बोल दिया। शी फैंग ने कंधे उचकाते हुए दोष दूसरों पर डालने की कोशिश की। दी जैसे ही शी फैंग अपनी रणनीति बताने ही वाला था, सिस्टम की संदेश सूचनाएं लगातार बजने लगीं। एक के बाद एक संदेश सूचनाओं ने बीप की एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर दी। शी फैंग अवाक रह गया। आखिर इतने सारे संदेश कहां से आए? फिर से साउथ वुल्फ ही क्यों? शी फैंग ने सोचा भी नहीं था कि साउथ वुल्फ नाम का ये व्यक्ति इतना जिद्दी होगा। उस व्यक्ति ने सचमुच सैकड़ों संदेश भेजे थे। वह वाकई पागल था। क्या आप वॉइस कॉल स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? मुझे पता है कि आप इसे पढ़ रहे हैं। इस समय आपके लिए एक बड़ा अवसर मौजूद है। बेहतर होगा कि आप मुझसे तुरंत संपर्क करें। इन संदेशों को देखकर एक खास नजरिए से कहें तो साउथ वुल्फ नाम का यह व्यक्ति वाकई बहुत ही शानदार इंसान था। शी फैंग को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि यह व्यक्ति उससे क्यों संपर्क कर रहा है।
वह इस व्यक्ति से और उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिस्टम की सेटिंग्स बदलकर अजनबियों से आने वाली कॉल्स को फिर से चालू कर दिया।